हेलो डियर फ्रेंड्स, सबको फिर से स्वागत है। हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में प्रोपोजिशनल लॉजिक के बारे में सीख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको समझाया है प्रोपोजिशन क्या होता है, कनेक्टिव्स क्या होता है, जैसे कि नेगेशन, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इंप्लीकेशन, बाई इंप्लीकेशन। फिर उसके बाद में टॉटोलॉजी का मतलब क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या है, कंटिजेंसी क्या होता है और सैटिस्फाइबिलिटी क्या होता है। मेनली ये इंपॉर्टेंट टर्म्स ओके हम सीखे थे। अब इस सेशन में क्या सीखेंगे, देखो इस सेशन में हम टू इंपॉर्टेंट थिंग सीखेंगे। पहला जो है इक्विवेलेंसेस, क्या है ये, इक्विवेलेंसेस क्या होता है ये सीखेंगे। देन लॉजिकल इंप्लीकेशंस क्या होता है वो भी सीखेंगे। लॉजिकल इंप्लीकेशंस क्या होता है ये भी हम सीखेंगे। सो इक्विवेलेंस क्या होता है, फिर लॉजिकल इंप्लीकेशंस क्या होता है, ये दोनों आइडियाज हम इस सेशन में सीखेंगे। देखिए मैं इक्विवेलेंसेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट जो है ये ऑलरेडी आपने सेट थ्योरी में भी देख चुके हैं। सेट थ्योरी में हम इसे बुलाएंगे आइडेंटिटीज। सेट थ्योरी में क्या बोलेंगे सर, आइडेंटिटीज। एंड यही जो है आप बूलियन अलजेब्रा में भी सीखते हैं, सेम आइडियाज आप बूलियन अलजेब्रा में भी सीखते हैं। सो फॉर एग्जांपल एक काम करूंगा, अगर आप सेट थ्योरी में देखेंगे आपको सेट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स आर सेट्स। फिर उधर ऑपरेशंस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, यूनियन, इंटरसेक्शन और 2 इंपॉर्टेंट सेट्स जैसे कि यूनिवर्सल सेट, एम्प्टी सेट। अब लॉजिक में क्या होता है या प्रोपोजिशनल अलजेब्रा में क्या होता है, ओके या सिंपली लॉजिक लिख देता हूं। प्रोपोजिशनल अलजेब्रा में क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स जो है प्रोपोजिशंस होते हैं और इधर जो ऑपरेशंस एनालॉगस टू दीज ऑपरेशंस क्या होता है, इसके लिए हमारे पास नेगेशन है, इसके लिए डिसजंक्शन है, इसके लिए कंजंक्शन है। यूनियन बन जाता है आपका टोटोलॉजी और एम्प्टी जो है आपका कॉन्ट्रडिक्शन बनता है। यही आप बूलियन अलजेब्रा में भी सीखते हैं। बूलियन अलजेब्रा में बूलियन वेरिएबल्स होते हैं, और ये नेगेशन, उधर कॉम्प्लीमेंट ऐसा लिखते हैं ना। फिर ये डिसजंक्शन प्लस ऑपरेशन, कंजंक्शन, डॉट ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन बोलते हैं। ये 1 होता है, ये 0 होता है। अगर ये एनालॉजी आप समझ गए हैं, यही रूल्स आप सेट थ्योरी में भी यूज किए थे, वही रूल्स हम लॉजिक में भी यूज किए थे, सेम रूल्स हम बूलियन अलजेब्रा में भी यूज करते हैं। ओनली दिस इक्विवेलेंस पार्ट 1। सो हम इसे बुलाते हैं इक्विवेलेंसेस इन्वॉल्विंग नेगेशन, कंजंक्शन, डिसजंक्शन और डिसजंक्शन कंजंक्शन, एनी ऑर्डर। सो इन तीनों को ही यूज करेंगे इधर। और इधर वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग है, अगर आप इसमें एक रूल पता है तो दूसरे रूल इजीली पहचान सकते हैं, ओके, यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल। ड्यूअल यूज करके हम कोई भी एक पर्टिकुलर इक्विवेलेंस प्रॉपर्टी में, हर एक इक्विवेलेंस प्रॉपर्टी में एक्सेप्ट डबल नेगेशन 2 प्रॉपर्टीज होते हैं, उसमें एक प्रॉपर्टी पता है तो दूसरा प्रॉपर्टी इजीली मिल जाता है, उसको ड्यूअल बोलते हैं। और ड्यूअल क्या होता है, जहां पे और है उधर एंड चेंज करो, जहां पे एंड है उधर और चेंज करो, जहां पे टॉटोलॉजी है उधर कॉन्ट्रडिक्शन रख दो, जहां पे कॉन्ट्रडिक्शन है उधर टॉटोलॉजी रख दो। सो उससे आपको ड्यूअल मिल जाता है।
चलिए हम एक एक करके सीखेंगे। पहले वाला जो है आइडोम्पोटेंट प्रॉपर्टी है। ये आइडोम्पोटेंट प्रॉपर्टी क्या होता है? P और P जो है P होता है। देखो ये टू साइडेड कंडीशन है। इक्वलेंस का मतलब लेफ्ट साइड दिए तो विच इज इक्वलेंट टू राइट साइड, राइट साइड दिए तो विच इज इक्वलेंट टू लेफ्ट साइड। ओके, ये इक्वलेंट का मतलब क्या होता है ये प्रॉपर्टी लिखने के बाद आपको समझाता हूं। एंड दूसरा प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी आपको कैसे मिलेगा? ये आर को बस आप एंड से रिप्लेस करो, आपको ये दूसरा प्रॉपर्टी मिल जाता है। सो ये दोनों इक्वलेंट, इसका मतलब क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन दैट। सी, जब आप बोलते हो टू प्रपोजिशंस आर इक्वलेंट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो है दे हैव सेम ट्रूथ टेबल। वेरी सिंपल डेफिनेशन, इसका सेम ट्रूथ टेबल होता है। क्या मतलब है? यानी आप अगर P का ट्रूथ टेबल और Q का ट्रूथ टेबल लिखते हैं, एंड इंपॉर्टेंटली इन दोनों का सेम प्रोपोर्शनल वेरिएबल इन्वॉल्व होना है। P में जो वेरिएबल्स होता है Q में भी वही होना है। सो हर एक कॉम्बिनेशन में अगर ये ट्रू हुआ तो ये ट्रू होना है, ये फॉल्स हुआ तो ये फॉल्स होना है। सो इसे बोलते हैं हम इक्वलेंस होना, इसे बोलते हैं इक्वलेंस। सो दोनों का ट्रूथ वैल्यू सेम होना चाहिए। फिर हम इसे कैसे पहचान सकते हैं सर? टू प्रपोजिशंस इक्विवेलेंट हम कैसे पहचान सकते हैं? अगर आप इन दोनों के बीच में बाई कंडीशनल लगाएंगे तो क्या होता है? अगर दोनों का ट्रूथ वैल्यू सेम है तो ये बनेगा टॉटोलॉजी। ये क्या बनेगा सर? टॉटोलॉजी। ये होता है इक्विवेलेंस ऑफ टू प्रपोजिशंस। ये होता है इक्विवेलेंस ऑफ टू प्रपोजिशंस। सो इधर क्या है? इसका ट्रूथ टेबल और इसका ट्रूथ टेबल सेम रहेगा, इसका ट्रूथ टेबल और इसका ट्रूथ टेबल सेम रहेगा। ये तो सिंपल प्रॉपर्टी है, देख के बता सकते हैं। बट 10 प्रॉपर्टीज विच यू आर राइटिंग, हम जो 10 प्रॉपर्टीज से लिखते हैं उसमें क्या है ना, जो लेफ्ट साइड है उसका ट्रूथ टेबल, जो राइट साइड है उसका ट्रूथ टेबल सेम होता है। अगर आप इन दोनों के बीच में बाई कंडीशनल लगाएंगे तो आपको टॉटोलॉजी मिलने वाला है। ओके, ये पहला वाला है। और दूसरा वाला है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, सो ये क्या होता है? P और क्या करने से P मिल जाता है, P एंड क्या करने से P मिल जाता है। देखो P और कॉन्ट्रडिक्शन लगेंगे, क्या होगा? ये कुछ भी होने दो, P ट्रू है तो ट्रू मिलेगा, P फॉल्स है तो फॉल्स मिलेगा। एंड P एंड टॉटोलॉजी लिखेंगे। देखो ये T है, बिकॉज एंड है तो दोनों सेम, दोनों ट्रू है तो तभी ट्रू होगा। सो अगर P ट्रू है तो ट्रू मिलेगा, यानी P ट्रू है तो ट्रू, P फॉल्स है तो फॉल्स, यानी जो P का ट्रूथ वैल्यू होगा वही इधर मिलेगा। सो इसे बोलते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। देखो इसे यूज करना सीखना है। देखो ये 10 प्रॉपर्टीज हर एक बुक में होते हैं हमें इसे यूज करना सीखना है। थोड़ा मैं ये जो प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं तभी आपको ये समझाता हूं इसे कैसे यूज करते हैं। ओके सर? चलिए, थर्ड प्रॉपर्टी, ओई क्या हुआ, सॉरी, थर्ड प्रॉपर्टी जो है डोमिनेशन। डोमिनेशन रूल होता है। क्या है ये सर? डोमिनेशन प्रॉपर्टी। देखो विथ रेस्पेक्ट टू डिसजंक्शन टॉटोलॉजी डोमिनेट करता है, आपको टॉटोलॉजी आ जाता है। विथ रेस्पेक्ट टू कंजंक्शन कॉन्ट्रडिक्शन डोमिनेट करके आपको कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है। डोमिनेट करता है मींस इसका ट्रूथ वैल्यू जो है वही, यानी ये टॉटोलॉजी है तो टॉटोलॉजी आ गया है, कॉन्ट्रडिक्शन है तो कॉन्ट्रडिक्शन। और के साथ टी डोमिनेट करता है एंड के साथ कॉन्ट्रडिक्शन डोमिनेट करता है। नेक्स्ट वन, नेगेशन प्रॉपर्टी। क्या है ये प्रॉपर्टी? नेगेशन प्रॉपर्टी। ये क्या बोलता है? P और नेगेशन P
टॉटोलॉजी होता है, पी एंड नेगेशन पी जो है कॉन्ट्रडिक्शन। आपको मैंने टॉटोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शन डेफिनेशन बताते वक्त यही एग्जांपल लिया था, अगर आपको याद है तो। एंड इसमें मैंने आपको जो ड्यूअल का कॉन्सेप्ट बताया था, देखिएगा, इधर और के जगह एंड लगा दो, ये मिल गया है, इधर और के जगह एंड, एफ के जगह टी, फिर ये मिल गया है। इधर देखिएगा, और के जगह एंड, टी के जगह एफ, टी के जगह एफ। इधर देखो, और के जगह एंड। सी, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होते, ओनली देखो, और को एंड बनाओ, एंड को आर बनाओ, टॉटोलॉजी को कॉन्ट्रडिक्शन बनाओ, कॉन्ट्रडिक्शन को टॉटोलॉजी बनाओ, बस इतना ही सी बात है। समझ में आया है? नेक्स्ट डबल नेगेशन। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है डबल नेगेशन। यह क्या होता है? नेगेशन ऑफ नेगेशन पी, और ये बनेगा आपका पी। नेगेशन ऑफ नेगेशन पी क्या होता है? ये बनेगा आपका पी। फिर इसके बाद ओके, इसमें सेकंड प्रॉपर्टी नहीं रहता है सर, इसका सेकंड प्रॉपर्टी नेगेशन ऑफ नेगेशन पी करने से पी, क्योंकि इसमें एंड नहीं है टू कन्वर्ट इनटू आर, एंड को आर एंड ही नहीं है ना, एंड है तो आर कन्वर्ट करेंगे, टॉटोलॉजी है तो कॉन्ट्रडिक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो एक ही प्रॉपर्टी, इसलिए इसका दूसरा प्रॉपर्टी नहीं रहता है। ओके, अगर आप ड्यूअल के रूप में देखना चाहे तो। नेक्स्ट, ये वेरी पॉपुलर एंड वेरी वेल नोन प्रॉपर्टीज है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? पी आर क्यू इज इक्वल टू क्यू आर पी है, एंड पी एंड क्यू इज इक्वल टू क्यू एंड पी है। सी, ये कम्यूटेटिव क्या करता है? ऑर्डर कोई भी ऑर्डर में लिखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी ऑर्डर में लिखो, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, देखो, और ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, एंड ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। व्हाट अबाउट इंप्लीकेशन? पी इंप्लाइज क्यू, क्यू इंप्लाइज पी होता है? पी इंप्लाइज क्यू, क्यू इंप्लाइज पी होता है? नहीं होता है, क्योंकि पी इंप्लाइज क्यू ना ट्रू इंप्लाइज फॉल्स पे फॉल्स होता है, क्यू इंप्लाइज पी जो है जब पी फॉल्स होके क्यू ट्रू होता है तब फॉल्स होता है। सो दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। सो हर एक कनेक्टिव ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है, हर एक कनेक्टिव ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता, मेनली जो है और एंड एंड सेटिस्फाई करते हैं। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, हम इक्विवेलेंसेस इन्वॉल्विंग नेगेशन, कंजंक्शन, डिसजंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, वो आइडिया है। ये मेनली क्या बोलता है, अगर आपके पास टू प्रपोजिशंस है और इसके बीच में और ऑपरेशन है, आप कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। सी, एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है? आप अपने प्रोग्रामिंग उधर भी सीखते हैं, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट एसोसिएशन बोलते हैं ना, वही होता है। पी आर क्यू आर आर इज इक्वल टू पी और क्यू और आर। देखो इधर क्या है, हम एसोसिएशन कैसे करते हैं? पहले राइट फिर लेफ्ट। सो ये राइट टू लेफ्ट एसोसिएशन है। इधर क्या होता है? लेफ्ट टू राइट एसोसिएशन है। ये देखिए राइट टू लेफ्ट एसोसिएशन है, इधर ये लेफ्ट टू राइट एसोसिएशन है। यानी आप राइट टू लेफ्ट एसोसिएट करो या लेफ्ट से राइट एसोसिएट करो, आंसर सेम है। सी, ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव से एडवांटेज क्या है, दूसरा रूल बताने के बाद बताता हूं। दूसरा रूल, और के जगह एंड लगा दो, पी एंड क्यू एंड आर इज इक्वल टू पी एंड क्यू एंड आर। देखो ये कम्यूटेटिव एसोसिएटिव होने का एडवांटेज क्या है? सपोज आपको कोई एक प्रॉब्लम ऐसा कुछ आ गया है, आप इसको ना कोई ऑर्डर में लिख सकते हो विदाउट वरिंग अबाउट इट। इसको कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हो। अगर ओनली वन कनेक्टिव और या ओनली एंड है, इस समय पे आप जो ऑर्डर चाहे तो उस ऑर्डर पे लिख सकते हो। ओके, आपको उसके वरी होने की कोई जरूरत नहीं। दैट इज व्हाट दीज टू प्रॉपर्टीज इज। लेफ्ट टू राइट कर सकते हो, राइट टू लेफ्ट कर सकते हो, इसलिए मैं कोई पैरेंथेसिस भी नहीं रखा है। आपके मर्जी, लेफ्ट से राइट करना है तो लेफ्ट से राइट करो, राइट से लेफ्ट करना है तो राइट से लेफ्ट करो। ये बताता है। ये समझ में आया है? ये आइडिया है इस इक्विवेलेंस के। नेक्स्ट वन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है,
absorption. ये absorption क्या प्रॉपर्टी क्या बोलता है? P और P एंड Q क्या होता है? P हो जाता है। तो P जो है ना P एंड Q को खा लेता है विथ रेस्पेक्ट टू R। ऐसे ही P एंड PRQ क्या होता है? देखो P जो है ना विथ एंड PRQ को खा लेता है। दिस इज अब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी। वंडरफुल प्रॉपर्टी, इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये जो है ना ऑब्जर्वेशन वाली प्रॉपर्टी, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। रिसेंटली मैंने एक जैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, ऐसे ही एक प्रॉब्लम दे दिया था, देख के बता सकते हो ये ऑब्जॉर्प्शन। बस आपको क्या होना है, सपोज आई हैव एक्स और एक्स इंटरसेक्शन एनीथिंग, जेड होने तो कोई दिक्कत नहीं, नेगेशन जेड होने तो कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर एक्स हो जाएगा। डायरेक्टली विथ ऑब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी आप चेक कर सकते हो। सी ये कैसे चेक करेंगे सर? यार इसका ट्रूथ टेबल लिखो, इसका ट्रूथ टेबल लिखो, जो पी का ट्रूथ वैल्यू होगा वही आंसर आएगा अल्टीमेटली। दैट इज द आइडिया। देखो इन सब को आप कैसे प्रूव कर सकते हो? ट्रूथ टेबल मेथड में इसका ट्रूथ टेबल और इसका ट्रूथ टेबल सेम रहेगा। नेक्स्ट, डी मॉर्गन्स प्रॉपर्टी है। ये डी मॉर्गन्स प्रॉपर्टी क्या होता है सर? नेगेशन ऑफ पी आर क्यू इज इक्वल टू नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू है। एंड नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू क्या होता है सर? इट इज इक्वल टू नेगेशन पी और नेगेशन क्यू होता है। एंड द फाइनल वन, ओके, इधर ही लिख देता हूं, नहीं तो इसको एक एक्सटेंशन दे देंगे। The final one is distributive property. What is this distributive property, sir? P or Q and R. So P, R, Q and R. Either R distributes over end. R कनेक्टिव जो है एंड कनेक्टिव के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है। See, that is what you mean by distribution. R can be distributed over end connective. So इसका आंसर क्या होता है बेटा? PRQ and PRR. एंड ये क्या होता है? P and QRR क्या होता है? P and Q और P and R. So ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। R is distributed over N and N is distributed over R. देखिए इस प्रॉपर्टीज ऐसा तो हर एक लिख सकते हैं, बट इसको यूज करना हमें सीखना है। जैसे आपको सिंपल एग्जांपल से बताता हूं, ध्यान से देखिएगा कैसे यूज करना है, ये हमें समझना है। अगर आप देखेंगे, सपोज मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, पी आर नेगेशन क्यू एंड क्यू, और इधर मैंने कोई पैरेंथेसिस नहीं लगाया है। एक्चुअली देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। ये प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स में क्या होता है? सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस नेगेशन को मिलता है, बाद में कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इंप्लीकेशन, बाय इंप्लीकेशन। ये होता है ऑर्डर। द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। सो इसमें सबसे हाईएस्ट नेगेशन को है, फिर एंड को है। सो इवन दो पैरेंथेसिस नहीं यूज किया है, इसका मतलब क्या है? पी आर नेगेशन क्यू एंड क्यू होता है इसका मीनिंग। सो पहले ये, फिर बाद में ये, लास्ट में ये वाला। समझ में आया है? ये होता है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। ओके सर। नाउ ये देख के आप बता सकते हैं नेगेशन क्यू एंड क्यू क्या होता है।
नेगेशन क्यू एंड क्यू क्या होता है सर? ये नेगेशन प्रॉपर्टी है, ये फॉल्स हो जाता है। पी और फॉल्स क्या होता है सर? पी और फॉल्स पी हो जाता है। सो ऐसा प्रॉपर्टीज को यूज करके हमें सिंप्लीफिकेशन करना सीखना है। सो इसके लिए आपको प्रॉपर्टीज अपने फिंगर टिप्स में रहना है। सो इधर हमने क्या यूज किए थे सर? कौन से प्रॉपर्टी यूज किए थे? प्रीसीडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। इधर क्या यूज किए थे प्रॉपर्टी? इधर हमने नेगेशन प्रॉपर्टी यूज किए थे, इसको बोलते हैं नेगेशन। विथ नेगेशन प्रॉपर्टी ये मिला है। इधर कौन से प्रॉपर्टी यूज किए थे? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज किए थे। देखो इनिशियली अगर आप ये ठीक से सीखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी क्या है, फिर ये सब आराम से हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ओके, आप प्रॉपर्टीज को कैसे अप्लाई करना है वो प्रॉपरली सीखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, ओके, फॉर एग्जाम्पल ये आपको पता है पी आर नेगेशन पी इज इक्वल टू क्या है? ये टॉटोलॉजी है। अगर आप इसको समझेंगे, ये नॉर्मल पी नहीं, कोई भी बिग प्रपोजिशन हो और इसका नेगेशन हो, ये टॉटोलॉजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कोई प्रॉब्लम दिया था पी आर क्यू और नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। सपोज मैंने ये प्रॉब्लम दिया था, ये क्या हुआ है? पी आर क्यू और ये नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू क्या होता है? नेगेशन ऑफ पी आर क्यू बाई डी मॉर्गन्स लॉ। अब आप इसको देखेंगे तो ये क्या है? कुछ एक्स है, कुछ प्रपोजिशन और नेगेशन ऑफ द सेम प्रपोजिशन। ओके, सो इसको सब्स्टिट्यूशनल इंस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशनल इंस्टेंस। यानी ये प्रपोजिशन पी के लिए नहीं, कोई भी प्रपोजिशन डिसजंक्शन उसका नेगेशन टॉटोलॉजी होता है। ये जेनरिक रूल है। सो मैं इधर अप्लाई करके डायरेक्टली क्या आंसर पा सकता हूं? टॉटोलॉजी पा सकता हूं। सो ये आइडिया आपको सीखना है। रूल वही रहता है बट उसको कैसे अप्लाई करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने बताया था ना, लाइक डी मॉर्गन्स लॉ है। फॉर एग्जाम्पल डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है? सॉरी क्या लिख रहा हूं? पी और क्यू का होल नेगेशन क्या है सर? नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। देखो ये टू साइडेड कंडीशन है, राइट साइड दिए तो लेफ्ट साइड आएगा, लेफ्ट साइड दिए तो राइट साइड आएगा। ये इसके लिए नहीं। सपोज इफ आई हैव पी और नेगेशन क्यू, क्या मैं डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर सकता हूं? बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है, बस प्रॉपर्टी को ऐसे ही देख पाते हैं। इफ आई चेंज वो नहीं सॉल्व कर पाते हैं, स्मॉल वेरिएशन को भी वो हैंडल नहीं कर पाते हैं। बस वो P दिए तो बस P को फिक्स करते, Q दिए तो बस Q को फिक्स करते। देखो P का मतलब एक प्रोपोजिशन, एक सिंगल प्रोपोजिशन हो सकता है, बड़ा कॉम्पाउंड प्रोपोजिशन हो सकता है। सो P और नेगेशन P का मतलब क्या है? P कोई भी प्रोपोजिशन और उसका नेगेशन टॉटोलॉजी। ये जेनरिक समझ आपको आना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं समझ पाते हैं रूल्स, ये टेक्स्ट बुक में भी है ये रूल्स, ये आपके रूल्स टेक्स्ट बुक में भी है, अभी फिर से लिखते हो, कहीं और भी लिखते हो, क्या यूज है सर? आपको बस इसे अप्लाई करना सीखना है। मुझे ये सेम है। क्या करता है डी मॉर्गन्स रूल? नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन को क्या करता है? नेगेशन फर्स्ट वेरिएबल को अप्लाई हो जाता है और जो है एंड होता है, नेगेशन सेकंड वेरिएबल को अप्लाई होता है। और ये क्या होता है? नेगेशन पी एंड क्यू होता है। नॉट ओनली दैट, सपोज मैंने आपको पी एंड नेगेशन क्यू दिया है, अप्लाई डी मॉर्गन्स लॉ बोला था। अब बच्चे पूछेंगे सर इधर कैसे होगा? डी मॉर्गन्स लॉ के लिए मुझे एक नेगेशन चाहिए, वो तो नहीं है यार। देखो सॉरी, यही करता हूं सो दैट आप इजीली समझ पाए। दूसरा भी कर सकते हैं, वो भी करेंगे। देखो ये यही प्रॉब्लम रिवर्स करता हूं। मैंने आपको बस ये दिया था डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करने के लिए, ये दिया था डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करने के लिए। सो मैं क्या कर सकता हूं, इधर ये नेगेशन जो है दोनों को अप्लाई किया था ना, वो नेगेशन में कॉमन लेता हूं। जैसे आप अलजेब्रा में करते हैं ना कॉमन लेना, सो यही करो, इधर नेगेशन कॉमन ले लो। जब नेगेशन कॉमन ले तो ये नेगेशन गए तो ये P बचेगा और एंड जो है और बनेगा,
और इसका नेगेशन हो जाएगा। सो कोई भी कंजंक्शन को आप डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करके ऐसा कन्वर्ट कर सकते हो, बट हार्डली पीपल यूज दिस काइंड ऑफ रूल्स, ऐसे कभी अप्लाई ही नहीं करते हैं। आपको लॉजिक में ये सीखना है, एक रूल को कैसे मॉडिफाई कर सकते हो, कैसे डिफरेंट वे में लिख सकते हो, ये सीखना है। रूल लिखना हर एक बुक में रहता है सर, व्हाट इज द यूज। आपको रूल कैसे अप्लाई करना है वो सीखना है। एक रूल है उसको कैसे अप्लाई कर सकते हो वो सीखना है। समझ में आया है? कोई दिक्कत? सी वैसे ही फॉर एग्जाम्पल पी और नेगेशन क्यू है। डिमॉर्गन्स रूल अप्लाई करने का मतलब क्या है? नेगेशन बाहर लाओ, ये पी जो है नेगेशन पी हो जाएगा, और जो है एंड हो जाएगा। नेगेशन क्यू जो है, क्योंकि नेगेशन बाहर गए तो क्यू बन जाएगा। सो इट इज जस्ट लाइक ए अलजेब्रा। दो वेरिएबल्स के लिए नहीं। सपोज मेरे पास पी और नेगेशन क्यू आर और एस है, इधर भी मैं डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर सकता हूं, इधर भी मैं डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर सकता हूं। डिमॉर्गन लॉ से इसको कैसे लिख सकते हैं सर? बाहर एक नेगेशन लगा दो, क्योंकि नेगेशन गए तो और क्या बचे गए था? नेगेशन पी, यानी जो वेरिएबल है उसका नेगेशन, यानी जो भी वेरिएबल है उसका नेगेशन लिखना है। और को एंड करना है। नेगेशन क्यू है तो उसको क्यू बनाओ, आर को एंड बनाओ, आर है तो नेगेशन आर लिख दो, आर को एंड बनाओ, यस है तो नेगेशन एस लिख दो। दो वेरिएबल नहीं 20 वेरिएबल्स है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो रूल को अप्लाई करना सीखना है, रूल को लिखना नहीं। मैं हमेशा यही बोलता हूं, अगर आप रूल समझते हो आपका सेमिस्टर एग्जामिनेशन अच्छा जाएगा। अगर आप रूल समझते हो आपका सेमिस्टर एग्जामिनेशन अच्छा जाएगा, बट रूल को अप्लाई कर सकते हो देन वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का मतलब गेट एग्जाम ही नहीं सर, गेट एग्जाम ही नहीं। आप कोई भी पीएसयू एग्जामिनेशन हो, जैसे बार्क हो, इसरो हो, डीआरडीओ हो, नीलिट हो, कोई भी है, उसमें भी आप रेडी हो सकते हैं। देखो ये जो है ना एप्लीकेशन वाली एग्जाम्स है, रटने वाली एग्जाम्स नहीं है। ऑफ कोर्स रटना भी अच्छी बात है, रट सकते हो तो इतना सारे याद रखना है ना, वो भी बढ़िया बात है। कुछ एग्जाम्स लाइक बार्क, ये जो है ना आपको ना 120 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस, ऐसी वाले एग्जाम जो है ना, आप रिजल्ट्स आपको अच्छा याद रहे तो वो भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी आप हैंडल कर सकते हो, बट इतना याद कैसे रहेगा? ओके, सो आपको ये लॉजिक पकड़ना है। सो इसको तो कोई याद नहीं रख सकते ना। कैन यू रिमेंबर दिस एज अ रूल? ऐसे कितना याद रखोगे? मैं हर एक प्रॉब्लम को याद रख के जाओगे? ये नहीं होगा। ओके, सो इधर क्या है ना, कोई ब्लूप्रिंट नहीं रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, कोई ब्लूप्रिंट नहीं रहता है। हम क्या है ना 10+1 10+2 से, अभी क्या है 10th क्लास लेवल से हमारा स्कूल वाले कॉलेज वाले ना हमें प्रिपेयर कर देते हैं ब्लूप्रिंट। इसमें इतना क्वेश्चंस, मुझे हमेशा बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर कितने मार्क्स आते हैं? यार शुरू करो पहले, वो समझते हो, समझने के बाद अप्लाई होता है, फिर मार्क्स आएगा, या वो होता है ना, पहले शुरू कर। ये इसमें कितने मार्क्स आएगा यार? डिपेंडेंसीज होते हैं। सपोज एक टॉपिक होता है, उसमें से वेरी रेयरली 1 या 2 क्वेश्चन आया है, बट इसके ऊपर आधारित नेक्स्ट टॉपिक होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रपोजिशन में से 1-2 मार्क्स आता है, प्रेडिकेट लॉजिक में 2-4 मार्क्स आता है। आप प्रपोजिशन छोड़ के प्रेडिकेट कैसे कर पाओगे? मीनिंगलेस होता है। सो ये ऑर्डरली सीखना इधर से ही शुरू करना है। एंड मोस्टली क्या करते हैं, रट अगर आप याद रख सकते हो तो बढ़िया है। ओके, मैं उसमें भी कोई गलती नहीं पहचान और नहीं पकड़ता हूं, बट क्या है आपको ना ये अप्लाई करना सीखना है। वो पता रट के सीखे हो या याद करके सीखे हो, अंडरस्टैंड करे हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट उसको कैसे अप्लाई करते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ये सीखना है। सो ये 10 प्रॉपर्टीज मैंने बताया था, ये 10 प्रॉपर्टीज आपको मिलेगा सेट थ्योरी में, लॉजिक में, बूलियन अलजेब्रा में। सेम है, ओनली वेरिएशन भी, वो वेरिएशन भी मैंने बताया था। देखो ये अच्छी।
सो आप इधर वाला फार्मूला इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, इस वाला फार्मूला इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। कभी कभी एक सेट थ्योरी प्रॉब्लम आ गया है, आपको सेट थ्योरी नोटेशंस डिफिकल्ट लगता है, यूनियन, आप बुलियन अलजेब्रा में माहिर हो, उसमें कन्वर्ट करके ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, अप टू इक्विवेलेंस 1। ये आइडिया अबाउट योर इक्विवेलेंस 1 माय डियर फ्रेंड्स। सो ये इक्विवेलेंस इन्वॉल्विंग क्या है माय डियर फ्रेंड्स? इक्विवेलेंस इन्वॉल्विंग इक्विवेलेंस इन्वॉल्विंग नेगेशन, कंजंक्शन, डिस्टिंक्शन। समझ में आया है? इसमें कोई दिक्कत है? प्लीज लेट मी नो। फिर से क्यों लिखा? ओके, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके ओके, चलो। एंड ये इक्विवेलेंस, कोई भी इक्विवेलेंस कैसे प्रूव करते हैं, हाउ टू प्रूव इक्विवेलेंस, मैंने ऑलरेडी बताया था। टू प्रपोजिशंस इक्विवेलेंस होने के लिए क्या होना चाहिए? अगर इन दोनों के बीच में अगर आप बाई कंडीशनल लिखोगे, ये बाई कंडीशनल जो है टॉटोलॉजी बनना चाहिए, ये बाई कंडीशनल जो है टॉटोलॉजी बनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये जो है ना डी मॉर्गन्स लॉ, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू इज इक्वलेंट टू नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। कैसे वेरीफाई करेंगे सर? सो बस इन दोनों का पहले ट्रूथ टेबल लिख दो। ओके, सो ये क्या है ना, टी एफ, फिर ये टी एफ होता है। अभी क्या है ना, कंजंक्शन आपको पता है, कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन ट्रू होगा जब दोनों ट्रू होगा, कंजंक्शन ट्रू होगा जब दोनों ट्रू होगा, और उसका नेगेशन क्या होगा? ये फॉल्स होगा जब दोनों ट्रू होगा। सो बिकॉज कंजंक्शन जानते हो, ये दोनों ट्रू है तो ट्रू होता है, सो इसका नेगेशन फॉल्स कब होगा? जब ये दोनों ट्रू है तो तब फॉल्स होगा, बाकी में तो ट्रू हो जाएगा। मैं नहीं लिख रहा हूं, बाकी में तो ऑब्वियसली ट्रू है। अभी ये क्या है? डिसजंक्शन है। ये डिसजंक्शन फॉल्स कब होगा? ये डिसजंक्शन फॉल्स होने के लिए ये फॉल्स होना है, ये फॉल्स होना है, यानी नेगेशन पी फॉल्स मींस पी ट्रू होना है, नेगेशन क्यू फॉल्स मींस क्यू ट्रू होना है। सो ये दोनों ट्रू हुआ तो तभी ये फॉल्स होगा, बाकी सिचुएशन में ये ट्रू हो जाएगा, यानी बाकी सिचुएशन में ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। और इन दोनों का देखो ट्रूथ टेबल सेम टू सेम है या नहीं? इन दोनों का ट्रूथ टेबल सेम टू सेम है या नहीं? ओके, सो बिकॉज दोनों का ट्रूथ टेबल सेम है, हम बोलेंगे दोनों इक्विवेलेंट है। और आपको और एक मेथड में चेक करना है तो इसको एक्स मानो और इसको वाई मानो, और इन दोनों के बीच में बाई कंडीशनल लगा दो। बाई कंडीशनल पता है ना, दोनों का सेम ट्रूथ वैल्यू है तो ट्रू हो जाएगा। देखो दोनों सेम ट्रूथ वैल्यू है, सो हमेशा ये ट्रू होगा, यानी ये क्या बनेगा सर? टॉटोलॉजी। बिकॉज देयर बाई कंडीशनल टॉटोलॉजी, ये दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ये आइडिया है सर, समझ में आया है? एनी डाउट, एनी दिक्कत? होप यू अंडरस्टैंड। ये इक्विवेलेंस 1 है माय डियर फ्रेंड्स, ये इक्विवेलेंस 1 है। एंड एज आई टोल्ड यू, आप इधर प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखना है सर, इधर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखना है। ओके, कभी कभी आपको ये क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, आपको समझना है उसको कैसे हैंडल करेंगे। ओके, सपोज आपको मैंने ऐसा प्रॉब्लम दिया था, कैसे सॉल्व करोगे? सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं सो दैट एटलीस्ट लॉजिक आप पकड़ पाएंगे, फिर ऐसी प्रॉब्लम कोई भी आए तो उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इधर देखिएगा, ये पी आर नेगेशन क्यू है। अभी मैं क्या है ना, इसमें नेगेशन कॉमन लेता हूं, फिर क्या होता है? ये पी और नेगेशन क्यू है। क्या है ये? इज इट नॉट लाइक ए प्रपोजिशन एंड इट्स नेगेशन? एक प्रपोजिशन और इसका नेगेशन नहीं है? वही क्या होता है, प्रपोजिशन एंड इट्स नेगेशन फॉल्स हो जाता है। सो ऐसे प्रॉब्लम दिए तो आपको इसका क्या फाइनल आंसर है पहचानना है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे और हमें प्रैक्टिस भी करना है। ओके, सो हम रेगुलर सेशन में क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, बस आप इसको प्रैक्टिस करके कंप्लीट करना है। वंस यू कंप्लीट, ये जो इक्विवेलेंस है इसके ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। एंड ये इक्विवेलेंस सीखने का एडवांटेज क्या है? क्योंकि यही आपके बूलियन अलजेब्रा में भी होगा, यही आपके सेट थ्योरी में भी होगा। सो अप टू इक्विवेलेंस 1
सेट थ्योरी, प्रोपोर्शनल अलजेब्रा, बूलियन अलजेब्रा, एनालॉगस कॉन्सेप्ट्स है। ये आप एक बार ठीक से समझ लिए, बढ़िया है। अब हम सेकंड इक्विवेलेंसेस पे जाएंगे, सीक्वेलेंस पार्ट 2, सेकंड वाला इक्विवेलेंस पे जाएंगे। ये क्या होता है? इट इज इक्विवेलेंस इन्वॉल्विंग इंप्लीकेशन है। ये जो है ना, इंप्लीकेशन को इन्वॉल्व करने वाला इक्विवेलेंसेस है। सो इधर हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 रिजल्ट्स होता है एंड कुछ और रिजल्ट्स होते हैं, बट हम उसको प्रॉब्लम की तरह भी हैंडल कर सकते हैं। सो मैं आपको 3 इक्विवेलेंसेस इन्वॉल्विंग इंप्लीकेशंस बताऊंगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला जो है ना, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंप्लीकेशन। क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ इंप्लीकेशन बोलते हैं, और इंप्लीकेशन रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ इंप्लीकेशन या तो इंप्लीकेशन रूल बोलते हैं। ये क्या होता है सर? ये होता है ना, P implies Q is equivalent to negation P और Q। ये होता है आपका लॉ ऑफ इंप्लीकेशन। P implies Q is equivalent to negation P और Q। आप चाहे तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं यूजिंग ट्रूथ टेबल मेथड। देखो, ये फॉल्स कब होगा? आपको पता है ये फॉल्स होगा जब P ट्रू होके और Q फॉल्स होने पे ये फॉल्स होता है। और ये फॉल्स कब होगा? ये दोनों फॉल्स होना है, यानी ये फॉल्स होना है, नेगेशन P फॉल्स मींस P ट्रू होना है, यानी इसी लाइन पे ये भी फॉल्स होगा। सो दोनों का ट्रूथ वैल्यू सेम है। तो ये जब फॉल्स होता है, ये भी तभी फॉल्स होता है, यानी इन दोनों का फॉल्स होने का जो कॉम्बिनेशन है सेम है। ये दोनों एक ही कॉम्बिनेशन में और सेम कॉम्बिनेशन पे फॉल्स होते हैं। बाकी पे ये ट्रू है, ये भी ट्रू है। सो इन दोनों का ट्रूथ टेबल सेम टू सेम। मैं पूरा टेबल नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आ गया ना, बस यही आपको इंप्रूव करना है। पूरा ट्रूथ टेबल वो बचपन का खेल है, ओके, वो आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन का खेल है, बट इधर आपको ये लेवल पे ऐसा समझना पड़ेगा। ओके, वंस यू अंडरस्टैंड, डन। अभी इसको यूज करना है। देखो ये क्या है ना, P implies Q को इस तरह लिख सकते हैं, डिसजंक्शन दिए तो इंप्लीकेशन लिख सकते हो। देखो, इंप्लीकेशन लिए तो डिसजंक्शन लिख सकते हो, डिसजंक्शन दिए तो इंप्लीकेशन लिख सकते हो। क्या किया है इधर आपने? अगर आपको कन्वर्शन सीखना है तो क्या है, ये जहां पे P है ये क्या बना है, नेगेशन P आ गया है, इंप्लीकेशन बना है डिसजंक्शन, Q सेम रहेगा। सो जैसे मैंने अगर कोई क्वेश्चन दिए थे इधर, सपोज इफ आई गिव यू एनी क्वेश्चन, सपोज मैंने आपको कोई क्वेश्चन दिया था जैसे कि व्हाट इज नेगेशन P और नेगेशन Q इक्वलेंट टू। ये तो हमारा फॉर्मूला नहीं है, बट ये लॉ ऑफ इंप्लीकेशन क्या करता है, देखो हम बहुत बार यूज करते हैं। ये पूरा फर्स्ट पार्ट में यानी प्रोपोजिशनल लॉजिक में लॉ ऑफ इंप्लीकेशन और लॉ ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव 2 रूल्स है, हम बहुत बहुत बार यूज करते हैं। जो इसको समझे वो बढ़िया कर सकते हैं, याद रखो। सो ये क्या होता है, नेगेशन P और नेगेशन Q, हमें क्या है ना, लॉ ऑफ इंप्लीकेशन क्या बोलता है, ये जो पार्ट है इसका नेगेशन हो जाएगा, और है तो इंप्लाइज बन जाएगा, ये पार्ट ऐसे ही रहेगा। सो इसका इक्विवेलेंस ये है, इसका इक्विवेलेंस ये है। सो हम लॉ ऑफ इंप्लीकेशन को लिखना नहीं, उसको कैसे अप्लाई करना है देखना है। कभी ये फॉर्म होगा, कभी वो फॉर्म होगा, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम। आप इसे इसमें कन्वर्ट करना होगा या इसे उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ये पहला रूल है लॉ ऑफ इंप्लीकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, सेकंड रूल होता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव। क्या होता है सेकंड रूल? लॉ ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव। ये कॉन्ट्रापोजिटिव रूल है सर। लॉ ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव, ये क्या होता है कॉन्ट्रापोजिटिव रूल? ये क्या बोलता है, आपका जो इंप्लीकेशन है ना, इट इज इक्वलेंट टू कॉन्ट्रापोजिटिव।
आपका इंप्लीकेशन और कॉन्ट्रा पॉजिटिव का ट्रूथ वैल्यू सेम है। देखो वेरिफिकेशन तो ट्रूथ टेबल मेथड ही है, इसका वेरिफिकेशन तो ट्रूथ टेबल है, क्योंकि ये कब फॉल्स होगा सर, आपको पता है ना, P इंप्लाइज Q फॉल्स कब होगा, ये फॉल्स होगा जब P ट्रू है और Q फॉल्स है, बाकी जगह में तो ये ट्रू है। और ये फॉल्स कब होगा, ये बंदा फॉल्स कब होगा, ये फॉल्स होने के लिए ये ट्रू होना है और ये फॉल्स होना है, यानी नेगेशन P फॉल्स मींस P क्या होना है, ट्रू होना है। नेगेशन Q ट्रू होने के लिए Q क्या होना है, फॉल्स होना है, यानी ये भी बंदा और ये भी प्रपोजिशन यही कॉम्बिनेशन में फॉल्स होता है, बाकी कॉम्बिनेशन में ट्रू है। सो दोनों का ट्रूथ टेबल सेम टू सेम है। सो ये दोनों इक्वलेंट है, ये दोनों क्या है, इक्वलेंट है। समझ में आया है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव, लॉ ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव। देयर इज वन मोर रूल कॉल्ड एक्सपोर्टेशन लॉ। एक्सपोर्टेशन लॉ और एक्सपोर्टेशन रूल, ये क्या बोलता है सर, P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R जो है इक्वलेंट टू P एंड Q इंप्लाइज R। देखो इसके लिए ना अभी हम 10 प्रॉपर्टीज इक्वलेंस, 10 इक्वलेंसेस इन पार्ट 1 में देखे, इक्वलेंस पार्ट 1 में 10 रूल्स देखे थे, अभी लॉ ऑफ इंप्लीकेशन देखे हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव देखे हैं, उसे यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड हम ला सकते हैं, एक डेरिवेशन की तरह हम इसको लिख सकते हैं। जैसे कि सपोज मेरा लेफ्ट हैंड साइड जो है P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R, अगर आप बुक्स में देखेंगे तो ये क्लियरली लिखता है गिवन लेफ्ट हैंड साइड है। फिर मैं इसको लॉ ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव यूज करता हूं। देखो इधर भी यूज कर सकते हैं, इधर भी यूज कर सकते हैं, पहले इधर यूज करूंगा लॉ ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव। क्या होगा, बाय लॉ ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव ये नेगेशन QR R होगा। दिस इज सॉरी लॉ ऑफ इंप्लीकेशन, कॉन्ट्रापोजिटिव बोल रहा था, सॉरी इंप्लीकेशन है ना, कॉन्ट्रापोजिटिव इज नेगेशन R इंप्लाइज नेगेशन, लॉ ऑफ इंप्लीकेशन अभी किया था ना, वो माइंड में हो गया। ये लॉ ऑफ इंप्लीकेशन, क्या रूल यूज किया था, लॉ ऑफ इंप्लीकेशन, लॉ ऑफ इंप्लीकेशन। तो हम सिंपली इसे LI बोल सकते हैं, लॉ ऑफ इंप्लीकेशन। अब इधर भी P इंप्लाइज समथिंग है, इधर भी मैं लॉ ऑफ इंप्लीकेशन अप्लाई करूंगा। सो ये भी होगा नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q, ये एज इट इज है। इधर सॉरी क्या लिखा हूं, एक मिनट। सो क्या होगा, P इंप्लाइज को क्या लिखेंगे, नेगेशन P और ये एज इट इज नेगेशन Q और R लिख सकते हैं ना। अभी हम इसको, बिकॉज आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, मैं इसको लिख सकता हूं नेगेशन P और नेगेशन Q और R, और इधर फिर से डी मॉर्गन्स लॉ। तो इधर भी मैंने लॉ ऑफ इंप्लीकेशन ही अप्लाई किया था। ओके, अभी इधर एसोसिएटिव लॉ लगाया था। देखो ये सब रूल्स मैं अप्लाई कर रहा हूं, ये सब रूल्स मैं अप्लाई कर रहा हूं। एंड बहुत सारे बच्चे ना, सर ये बहुत ही लेंथी नहीं बेटा, पहले जब सॉल्व करते हो ये सब लिखो, फिर आपको पता चलेगा कौन सा रूल इस्तेमाल कर रहे हो। ओके, एग्जाम में नहीं लिखोगे ये सब, एग्जाम में सब नहीं लिखोगे। ओके, मैं एग्जाम में कैसे सॉल्व करते तुरंत बताऊंगा, बट जब प्रैक्टिस करते हो ये लिखो, सो दैट आपको थोड़ा ये रूल्स का जो है ना माइंड में फिक्स हो जाएगा। सर मुझे याद नहीं रहता, क्यों याद रहता, ऐसा लिखो याद रहेगा। ओके, 2-3 प्रॉब्लम नहीं तो 10 प्रॉब्लम तक ऐसा लिखो, फिर याद रहेगा। क्यों याद नहीं रहेगा, याद रहना चाहिए। ओके, हाँ। अब इसके बाद में क्या होगा सर, इधर ये नेगेशन कॉमन लिए तो ये P एंड Q और R हो जाता है। अब देखो नेगेशन समथिंग और R है, सो इधर फिर से ये डी मॉर्गन्स लॉ यूज करे तो आता है। कौन सा रूल अप्लाई करने से आता है, डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करने से आता है। अभी इसको कैसे लिखेंगे हम, P एंड Q इंप्लाइज R लिखेंगे, P एंड Q इंप्लाइज R, फिर से लॉ ऑफ इंप्लीकेशन। एग्जाम में थोड़ी ऐसे लिखेंगे सर, आपका प्रॉब्लम ऐसा देंगे, P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R है, फिर क्या होगा नेगेशन P और नेगेशन Q और R है, फिर क्या होगा ये, इसको नेगेशन P और Q को नेगेशन ऑफ P एंड Q और R लिखेंगे,
फिर क्या होगा, P एंड Q इम्प्लाइज R। ये पूरा माइंड में चलता रहेगा, देखते ही ये सब चलता रहेगा। यही स्टेप्स होता है, इसमें और स्टेप्स कम कर सकते हैं माइंड में कैलकुलेट करेंगे तो। सी एग्जाम में ये पूरा नहीं लिखेंगे, बुक्स में ये लिखेंगे, ओके आप रट लेंगे एग्जाम के लिए, एग्जाम में ऐसा लिखना है। बट गेट में एग्जाम का मतलब है मेरा सेमिस्टर एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, उधर ऐसा करना है, इधर हो गया काम, डन, फेंक दो। 100% क्लियर टू यू ऑल, कोई दिक्कत, सबको समझ में आ रहा है, बढ़िया है। सो ये होता है एक्सपोर्टेशन रूल। नाउ कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं, P implies Q and P implies R is equivalent to option A, P and one second, P implies QRR, option B, P implies Q and R, option C, P implies Q, option D, P। ये भी रूल है, बट मैं ना इस रूल को आपको बताता हूं, ट्राई टू सॉल्व देम एज प्रॉब्लम्स, क्योंकि हर एक रूल हमेशा याद नहीं रहे तो भी, डाउटफुल है तो भी, सॉल्व कैसे करना है वो सीखना है। कैसे सॉल्व करोगे इसे? सो लेट अस सॉल्व दिस। चलो इधर तो प्लेस खत्म हो गया, एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए मुझे, चलो एक दो स्पेसेस ले लेता हूं। ये नहीं, सो कैसे सॉल्व करेंगे? क्या है प्रॉब्लम? P इंप्लाइज Q एंड ही है और है एंड, आर को भी सॉल्व, आप आर को गड़ जाए और नोट्स बनाते हो ना, आर को खुद ट्राई कर लो, इधर एंड के जगह आर लगा के सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, खुद ट्राई करो। सो क्या होता है, पहले हम इसे लिखेंगे नेगेशन पी आर क्यू, एंड इसको कैसे लिखेंगे, नेगेशन पी आर आर। ये कौन सी प्रॉपर्टी है सर? ये है आपका लॉ ऑफ इम्प्लीकेशन। फिर इसमें देखो ये कॉमन क्या है, देखो इधर जब भी ये फॉर्म आता है ना, इसमें कॉमन जो है लेफ्ट साइड कॉमन है, ये कॉमन वाला पार्ट लिख दो। क्या है कॉमन वाला पार्ट? ये नेगेशन पी आर कॉमन है, जो कॉमन नहीं है उसको Q एंड R को ब्रैकेट में लिख दो। ये एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। होप यू अंडरस्टैंड, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है माय डियर फ्रेंड्स। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो नेगेशन P और समथिंग, सो नेगेशन P और समथिंग को लॉ ऑफ इम्प्लीकेशन से कैसे लिखेंगे, P इंप्लाइज ये वाला पार्ट, ये लॉ ऑफ इम्प्लीकेशन। सो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है सर? P इंप्लाइज Q एंड R, बी ऑप्शन करेक्ट है। सो जब भी ऐसे प्रॉब्लम्स आता है, याद रहे तो रिजल्ट की तरह याद रखो, याद नहीं होता है तो प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकते। मैं इधर पूरा लिख रहा हूं नोट्स के लिए, बट हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं जब आप रूल्स अप्लाई करते रहोगे। यही बोलते हैं लॉजिक, रूल्स को प्रॉपर जगह पे अप्लाई करके रिजल्ट लाने को ही लॉजिक बोलते हैं। लॉजिक का मतलब प्रॉपर इस्तेमाल ऑफ व्हाट यू ऑलरेडी नो, जो हम ऑलरेडी जानते हैं उसे प्रॉपरली कैसे इस्तेमाल करके नया रिजल्ट कैसे पाएंगे, वही है आइडिया। सो हाउ टू यूज ओल्ड रूल्स टू क्रिएट न्यू रूल्स और टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, बस इतनी सी बात है। ये होता है इक्विवेलेंस 2। और नेक्स्ट वाला जो है ना, इक्विवेलेंस 3 होता है। सो ये इक्विवेलेंस 3 जो है ना, क्योंकि ये मेनली याद रखने वाला चीज है, क्योंकि बाई कंडीशनल का पूरा राज इसमें शामिल है।
एंड ये क्वेश्चन आपको गेट में डायरेक्टली पूछा जाता है। ओके, सो ये इक्विवेलेंस इन्वॉल्विंग किसको इन्वॉल्व करता है? इन्वॉल्विंग बाई कंडीशनल है, इक्विवेलेंस इन्वॉल्विंग बाई कंडीशनल है। सो इसके लिए पहले हमें समझना है बाई कंडीशनल क्या होता है। ये जो बाई कंडीशनल का मतलब है आप जानते हो। बाई कंडीशनल मैंने लास्ट क्लास में यानी प्रीवियस सेशन में बताया था। बाई कंडीशनल का मतलब है P एंड Q एंड P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। देखो P इंप्लाइज Q को P सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q बोलते हैं या Q नेसेसरी कंडीशन फॉर P बोलते हैं। बट बाई कंडीशनल जो है P सफिशिएंट भी है, P नेसेसरी भी है। सो इधर हम इसको क्या बोलते हैं? P इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q बोलते हैं। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q बोलते हैं। ये नेसेसरी भी है और सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q होता है। एम आई क्लियर? ये आइडिया है सर। सो ये डेफिनेशन आप यूज कर सकते हैं। और एक डेफिनेशन बाई कंडीशनल का क्या है हमारे आइडिया से? बाई कंडीशनल जो है जब दोनों ट्रू होता है तब ये ट्रू होता है, या जब दोनों फॉल्स होता है तब ट्रू होता है। यानी दोनों ट्रू होना चाहिए या देखो पढ़ लिया तो आ जाता है ये, दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स, ये होता है। एंड इधर ये जो मैंने बोला था नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, इसका मतलब क्या है ना, आप इसको P बाई कंडीशनल Q लिखो या Q बाई कंडीशनल P लिखो, कोई फर्क नहीं है। Q बाई कंडीशनल P लिखो या P बाई कंडीशनल Q लिखो, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन पूछते हैं, बाई कंडीशनल कम्यूटेटिव है? बाई कंडीशनल कम्यूटेटिव है या नहीं? कम्यूटेटिव है, क्योंकि P बाई कंडीशनल Q इज इक्वल टू Q बाई कंडीशनल P। बट इंप्लीकेशन जो है कम्यूटेटिव नहीं है। समझ में आया है ये? सो सब रूल्स जो है मैं कितने वेस में हम याद रख सकते हैं ये पूरा मैंने इधर लिस्ट कर दिया है। These are all different ways of expressing biconditional। ये वाला biconditional आप जो है ना कन्वर्स फॉर्म, कन्वर्स नहीं बोलते बट जस्ट आपको समझने के लिए बता रहा हूं। कन्वर्स फॉर्म लिखो, इनवर्स फॉर्म लिखो, कॉन्ट्रापोजिटिव वाला फॉर्म लिखो, सबके सब इक्विवेलेंट होते हैं। सपोज इधर दोनों PQ प्लेन है बट एक में नेगेशन एक में नहीं है, तो ये 4 पॉसिबिलिटीज भी आपको मिल जाएंगे। ओके, ये 4 पॉसिबिलिटीज भी आपको मिल जाएंगे। सो जब भी बाई कंडीशनल है इसका ऑल फॉर्म्स यानी Q बाई कंडीशनल P सेम होगा, नेगेशन P बाई कंडीशनल नेगेशन Q सेम होगा, नेगेशन Q बाई कंडीशनल नेगेशन P सेम होता है। ये सब के सब ट्रू होता है। देखो ये सब के सब। ऐसे ही अगर मैंने इसको नेगेशन लगाया था, इसको नहीं लगाया तो सो ये रिवर्स फॉर्म लिखो, दैट इज Q बाई कंडीशनल नेगेशन P लिखो, या इसका इनवर्स फॉर्म यानी नेगेशन ऑफ दिस एंड नेगेशन ऑफ दिस यानी P बाई कंडीशनल नेगेशन Q, ये रिवर्स। सो इसका नेगेशन दैट इज नेगेशन Q बाई कंडीशनल P, ये सब सेम रहता है। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज अबाउट बाई कंडीशनल है। मोस्टली बच्चे इक्विवेलेंसेस इन्वॉल्विंग बाई कंडीशनल को इग्नोर मारते हैं, विच इज बैड। एंड मैंने जो भी ऑब्जर्व किया था कोई भी एग्जाम में आज तक, ये बाई कंडीशनल के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछा गया है वो स्ट्राइट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है, उसमें कोई मिलावट जनरली थोड़ा इसमें क्या है ना, मिलावट बोले तो कैसे दे सकते हैं, मैं आपको एक आइडिया समझाता हूं। मिलावट का मतलब क्या होता है, चलिए मैं इधर इसको एक एक्स्ट्रा स्लाइड लेके बताऊंगा। देखो कैसा आ सकता है, हम समझने की कोशिश करेंगे।
ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल सपोज आपका बाई कंडीशनल है, हमें पता है इसका हालत क्या है, सॉरी, P इंप्लाइज Q। बाई कंडीशनल का मतलब P सफिशिएंट कंडीशन एंड P नेसेसरी कंडीशन। देखो इधर है तो इंप्लीकेशन में ये सफिशिएंट होता है, इंप्लीकेशन में इधर हो तो ये नेसेसरी कंडीशन होता है। अब मैं इसी को क्या कर सकता हूं, व्हाट आई कैन डू, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको ना लॉ ऑफ इंप्लीकेशन से इसको नेगेशन PR-Q लिख सकता हूं, एंड को एंड ही रहने देता हूं, इसको Q इंप्लाइज P रहने देता हूं। अब इसको यही रहने देता हूं, फिर इसको लॉ ऑफ इंप्लीकेशन लगा के नेगेशन Q और P लिखता हूं, फिर इसको लॉ ऑफ इंप्लीकेशन लगा के P इंप्लाइज Q लिख के इसको नेगेशन Q और P लिख देता। सो इतने सारे फॉर्म्स लिख सकते हो, कहां से आते हैं, बस वही रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। यानी वंस यू हैव ए रूल, उसका अदर फॉर्म अदर रूल से आ जाता है, वो अप्लाई करना आपको सीखना है। सो इसमें क्या, इसमें कौन सी करेक्ट है कौन सी गलत है, ऐसा क्वेश्चंस पूछते हैं, आप ये समझना चाहिए। इसके लिए कोई सेपरेट प्रैक्टिस चलो आप कर सकते हो तो करो। ओके, प्रॉब्लम्स कहां मिलेंगे, प्रॉब्लम्स इसी को ऐसे ही प्रॉब्लम्स बनाते हैं सर। ओके, सो आपको ये रूल को समझना है, फिर प्रॉब्लम्स अपने आप बन जाता है। सो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंसेस, ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंसेस। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, आपको ये परफेक्टली समझना होगा सर बिफोर स्टार्टिंग विथ नेक्स्ट टॉपिक। जो इक्विवेलेंसेस है, जो इक्विवेलेंसेस है टू साइडेड कंडीशंस है। क्या मतलब है इसका, यानी सपोज इफ आई से A इक्वल टू B, सो कोई भी प्रॉब्लम में ये है तो उसको मैं B से रिप्लेस कर सकता हूं, B दिए तो उसको मैं A से रिप्लेस कर सकता हूं। सो A कैन बी रिप्लेस्ड विथ B, B कैन बी रिप्लेस्ड विथ A। इसे बोलते हैं इक्वल्स, टू साइडेड कंडीशन। सो ये दिए तो B दिए तो ये रिप्लेस कर सकते हैं। बट अब हम जो सीखने जा रहे हैं वो है लॉजिकल इंप्लीकेशंस। लॉजिकल इंप्लीकेशंस, ये जो लॉजिकल इंप्लीकेशंस है ना, मेनली याद रखो ये वन साइडेड कंडीशन है। यानी जब आप लॉजिकल इंप्लीकेशन लिखते हो, ये देते हो, फिर ए से हम बी डिड्यूस कर सकते हैं, ओके, या ये से हम बी इनफर कर सकते हैं बोलते हैं, बट रिवर्स नहीं होता है इधर। सो ये को हम बी से रिप्लेस कर सकते हैं अगर ये इंप्लाइज बी लॉजिकल इंप्लीकेशन है तो, बट रिवर्स नहीं होता, ये वन साइडेड है। ये दिमाग में फिक्स करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। ओके, क्योंकि हमें आदत हो जाता है जब इतने सारे इक्विवेलेंस देखने के बाद, इतने सारे इक्विवेलेंस देखने के बाद हमें लगता है लॉजिकल इंप्लीकेशन में भी वही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, याद रखो। और ये लॉजिकल इंप्लीकेशन क्या है, ये जो इंप्लीकेशन टॉटोलॉजी होता है, जो इंप्लीकेशन टॉटोलॉजी होता है उसे हम बोलते हैं लॉजिकल इंप्लीकेशन। जो इंप्लीकेशन टॉटोलॉजी बनता है उसे हम बोलते हैं लॉजिकल इंप्लीकेशन। समझ में आया है? सो ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल, ये मेरा पॉपुलर एग्जाम्पल है।
P implies PRQ, ये वेरिएबल P है, ये वेरिएबल Q है। मुझे यार क्या हो रहा है इसमें, कभी कभी ये P implies PRQ है, एंड इधर आपको एक्चुअली ये पैरेंथेसिस नहीं रखा है, बट फिर भी हम समझ सकते हैं पैरेंथेसिस, क्योंकि और के लिए हाई प्रेसिडेंस देन इंप्लीकेशन होता है, और का जो प्रेसिडेंस है इंप्लीकेशन से भी ज्यादा है, सो इसका मतलब ये होता है। सो अगर आप इसमें पूरा ट्रूथ टेबल लिख के बताऊंगा आपका इसका आइडिया, पूरा ट्रूथ टेबल लिख के बताऊंगा इसका आइडिया, ध्यान से देखिएगा। P Q PRQ, P implies PRQ। देखो अगर आप इधर लिखेंगे TF TF TT FF, सो ये PRQ क्या होता है सर? PRQ जो है फॉल्स, जब दोनों फॉल्स है तभी फॉल्स होगा, बाकी सिचुएशन में ऑब्वियसली ट्रू हो जाता है, बाकी सिचुएशन में ऑब्वियसली ये जो है ट्रू हो जाता है। ये हालत है आपका PRQ का, ये हालत है आपका PRQ का, डिसजंक्शन का। अब हमें क्या चाहिए? P इंप्लाइज PRQ, इन दोनों का इंप्लीकेशन, P इंप्लाइज PRQ चाहिए। देखो जब आप P इंप्लाइज PRQ देखते हैं ना, आपको पता है ना इंप्लीकेशन फॉल्स कब होगा, ये ट्रू इंप्लाइज फॉल्स तब फॉल्स होगा। सो हम क्या करते हैं, वो ट्रू इंप्लाइज फॉल्स के लिए चेक करते हैं, वो ट्रू इंप्लाइज फॉल्स के लिए हम चेक करते हैं। इधर और इधर, इधर ट्रू इधर फॉल्स मिला है, इधर ट्रू इधर फॉल्स मिला तो फॉल्स लिखेंगे। ओके, पहले उसे चेक करेंगे, क्योंकि फॉल्स लिख दिए तो बाकी पूरा जो है ट्रू ही होगा। सो इधर ट्रू इधर फॉल्स है नहीं, इधर ट्रू इधर फॉल्स है नहीं, इधर ट्रू इधर फॉल्स है नहीं, इधर ट्रू इधर फॉल्स है नहीं। देखो इधर ट्रू ये फॉल्स होने वाला सिचुएशन कभी अराइज ही नहीं होता है, सो ये कभी फॉल्स नहीं हो सकता, ये हमेशा ट्रू होगा। ऐसी इंप्लीकेशन को हम बोलते हैं लॉजिकल इंप्लीकेशन। ऐसी इंप्लीकेशन को हम क्या बोलते हैं सर? हम इसे बोलते हैं लॉजिकल इंप्लीकेशन। समझ में आया है? सो हम इस क्या बोलते हैं? लॉजिकल इंप्लीकेशन। इज दैट क्लियर? एन इंप्लीकेशन विच इज टॉटोलॉजी, जो भी इंप्लीकेशन टॉटोलॉजी बनते हैं उसे लॉजिकल इंप्लीकेशन बोलते हैं। अभी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके ये पार्ट ओके हम इधर कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इक्विवेलेंस एंड लॉजिकल इंप्लीकेशन मेनली मुझे आपको समझाना है, उधर तक हम लेके जाएंगे इस पार्ट को, इक्विवेलेंस एंड लॉजिकल इंप्लीकेशन। ओके, कोई लॉजिकल इंप्लीकेशन चेक करना है। देखो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे 2021 का है, 24 में भी रह सकता है, कभी भी मिलेगा आपको ऐसी क्वेश्चंस, वेरी रेगुलरली मिलेगा। एक गेट में वन ऑफ द पॉपुलर चॉइस, पॉपुलर क्वेश्चन है। देखो इधर आपको S1 S2 दिया था। ओके, P and Q be two proportion, consider the following two formulae in proportional logic S1 and S2, which one of the following is correct? दोनों टॉटोलॉजीज है, S1 टॉटोलॉजी है मगर S2 नहीं है, S1 नॉट टॉटोलॉजी बट S2 टॉट, आपको पहचानना है कौन सा क्या है। सो एक S1 के लिए, X2 के लिए, देखिए चेक करेंगे। सो पूरा ट्रूथ टेबल लिखने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको एक बढ़िया टेक्निक बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इधर जो वेरिएबल्स है ना, नेगेशन P एंड P और Q implies Q। सो वेरिएबल्स इन्वॉल्व क्या है सर? इधर P एक वेरिएबल है, Q एक वेरिएबल है। देखिए ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये इंप्लीकेशन है, ये क्या है सर? एक इंप्लीकेशन है। हमें पता है इंप्लीकेशन फॉल्स कब होता है, हमें पता है इंप्लीकेशन फॉल्स कब होता है। इंप्लीकेशन फॉल्स होने के लिए ट्रू इंप्लाइज फॉल्स आ गए तो तभी ये फॉल्स होगा, बाकी जगह में ये फॉल्स होने की चांस ही नहीं है।
सो हम वो फॉल्स लाने की कोशिश करेंगे, यानी हम ट्रू इंप्लाइज फॉल्स वाला सिचुएशन लाने की कोशिश करेंगे। इधर भी अगर देखेंगे तो मैं इधर क्या चेक कर रहा था, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स है नहीं, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स है नहीं, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स है नहीं, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, यही चेक कर रहा था। मैं क्या चेक कर रहा था, वो ट्रू इंप्लाइज फॉल्स वाला पॉसिबिलिटी है या नहीं चेक कर रहा हूं। यदि एक लाइन पे आपको ट्रू इंप्लाइज फॉल्स आ गया तो ये फॉल्स बन जाएगा। यदि ट्रू इंप्लाइज फॉल्स अगर आपको फॉल्स मिल गया तो ट्रू इंप्लाइज फॉल्स यदि आपको फॉल्स मिल गया तो क्या होगा, वो फॉल्स हो जाएगा, यानी टॉटोलॉजी नहीं हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। सो यही चेक कर रहा हूं। सो इसके लिए क्या करता हूं, मैं इसे फिक्स कर लेता हूं, क्योंकि इसमें ना जनरली इंप्लीकेशन में राइट साइड या कंक्लूजन पार्ट और कॉन्सिक्वेंट पार्ट में लेस नंबर ऑफ वेरिएबल्स होता है। सो फिक्स करना इजी है। सो मुझे इसे फॉल्स बनाना है, सो फिक्स कर देता हूं, फॉल्स बना देता हूं मैं उसे फोर्सफुली फॉल्स बना देता हूं। फॉल्स कब बनेगा, ये फॉल्स कब बनेगा, जब ये क्यू फॉल्स है तो फॉल्स बनेगा, यानी मैं इसको फिक्स कर दिया, ये मेरा फिक्स हो गया है, ये मेरा फिक्स हो गया। अब इस सिचुएशन में मुझे ये लेफ्ट साइड पार्ट को पूरा ट्रू बनाना है, ये लेफ्ट साइड पार्ट को ट्रू बनाना है। सो इसे ट्रू बनाने के लिए इसमें दो पार्ट है। देखिए लेफ्ट में दो कंजंक्शन है, ये क्या है, कंजंक्शन। कंजंक्शन ट्रू कब बनेगा, ये कंजंक्शन मुझे ट्रू बनाना है, ये कंजंक्शन मुझे ट्रू बनाना है, तो ये भी ट्रू होना है, ये भी ट्रू होना है। सो मैं एक एक करके ट्रू बना के चेक करता हूं, यानी इसको ट्रू बना सकता हूं या नहीं चेक करता हूं। सो जब ऐसा ट्रू बनाते जाऊंगा मेरा वेरिएबल्स फिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रू बनना है तो डेफिनेटली मुझे कुछ करना है। ऐसा ये कंडीशंस फिक्स करते जाऊंगा। आफ्टर सम टाइम क्या होता है, सब वेरिएबल्स फिक्स हो जाता है, एंड उस समय पे आपको ट्रू इंप्लाइज फॉल्स वाला सिचुएशन आता है या नहीं चेक कर लेना है। यदि आपको ट्रू इंप्लाइज फॉल्स वाला सिचुएशन आ गया है, इसका मतलब है यस, यानी वो टॉटोलॉजी नहीं। देखो इधर हम नेगेटिव वे में प्रॉब्लम को अटैक करते हैं, इधर हम नेगेटिव वे में प्रॉब्लम को अटैक करते हैं। हमें टॉटोलॉजी प्रूव करना है, हम ये फॉल्स होगा या नहीं चेक करने में कोशिश कर रहे हैं, हम इसे फॉल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आया है? सो पहले ये ट्रू, मैं इसको ट्रू बना सकता हूं, नेगेशन पी ट्रू होना है तो पी क्या होना है, पी फॉल्स। अब देखो ये ट्रू बन गया है, बाय दिस टाइम ऑल द वेरिएबल्स आर फिक्स्ड, हमारा पूरे के पूरे वेरिएबल्स फिक्स हो गए हैं। अब इस सिचुएशन में ये ट्रू होगा, मेरा पी जो है फॉल्स है, क्यू जो है फॉल्स है, ये दोनों फॉल्स है तो ये ट्रू नहीं बनेगा। यानी आपका जो कोशिश है, क्या कोशिश है, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स बनाने की कोशिश जो है नाकामयाब। आपका जो ट्रू इंप्लाइज फॉल्स बनाने की जो कोशिश है वो नाकामयाब। ओके, समझ में आया है, वो नहीं हो पाया था। सो इसका मतलब क्या है सर, व्हाट डज इट मीन, ये ट्रू इंप्लाइज फॉल्स कभी नहीं होगा, यानी फॉल्स इसमें कभी नहीं आएगा। ट्रू इंप्लाइज फॉल्स नहीं आएगा तो इंप्लीकेशन फॉल्स कभी नहीं होगा। सो हम कंफर्म कर लेते हैं ये टॉटोलॉजी है बोल के, हम कंफर्म कर लेते हैं कि ये टॉटोलॉजी है बोल के। यही आइडिया है माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज आवर आइडिया। समझ में आया है? कोई दिक्कत प्लीज लेट मी नो। अब S2 में भी यही हालत, इसमें क्या है प्रपोजिशन, Q इंप्लाइज नेगेशन P एंड P और Q। इसमें वेरिएबल्स क्या है सर, P Q वेरिएबल्स है। समझ में आया है? अब क्या है, फिर से वही ट्राई कर लेंगे। देखो कभी कभी क्या है ना, जो आप ट्राई करते हैं इधर एक ही सिचुएशन आया है, कभी कभी आपके ट्राई में एक से ज्यादा सिचुएशन है, तो
हम इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करेंगे। बट एक चीज तो गारंटीड है, ओरिजिनल ट्रूथ टेबल आपको सॉल्व करने के लिए 4 लाइन लिखना पड़ता है, क्योंकि 2 वेरिएबल्स है तो कितने लाइंस ऑफ ट्रूथ टेबल मिलेंगे? 2 स्क्वायर, 4 लाइंस मिलेंगे। ट्रूथ टेबल में कितने लाइंस मिलेंगे सर? 4 लाइंस मिलेंगे। बट इधर मैं एक ही लाइन पे इसका आंसर बता दिया था, बाय अप्लाइंग डेफिनेशन। सो हम ये वाला तरीका अप्लाई करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सो इधर ये फॉल्स कब बनेगा सर? ये फॉल्स कब बनेगा? मुझे इसे फिक्स करना है फॉल्स। ये तो थोड़ा बड़ी स्टेटमेंट है। ये फॉल्स कब बनेगा? ये दोनों फॉल्स, क्योंकि कंजंक्शन है ना। अरे कंजंक्शन तो बहुत जगह फॉल्स हो जाएगा, डिसजंक्शन तो फिक्स है। सो एक काम करेंगे, थोड़ा टाइम लेने की लग रहा है, हमें फॉल्स बनाना है। एक आइडिया है इसको फॉल्स करके इसे ट्रू बनाना है। दूसरा आइडिया क्या होगा? हम इसे फिक्स कर लेंगे, इसे ट्रू फिक्स करके इसे फॉल्स बनाने की कोशिश। इसे यानी ये जो कंजंक्शन है इधर, सॉरी, इधर जो कंजंक्शन है ना, ये इसे फॉल्स बनाने की कोशिश। बट ये तो फॉल्स बहुत ही सिचुएशंस में होते हैं। ये एक सिचुएशन, क्योंकि कंजंक्शन फॉल्स कब होता है सर? ट्रू फॉल्स में फॉल्स होता है, फॉल्स ट्रू में फॉल्स होता है, फॉल्स फॉल्स में भी फॉल्स होता है। एक सिचुएशन भी मैं बना सका तो डन। सो इजी हो जाता है। सो इसको ट्रू बना दिया था, यानी ये ट्रू बन गया है। सो इसमें ये फिक्स हो गया है। अभी मुझे इसे फॉल्स बनाना है। अगर दोनों में एक भी फॉल्स हो गया ना, ये दोनों में एक भी फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स हो जाएगा। कंजंक्शन है ना, दोनों नहीं, एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स है। सो कैन आई मेक इट फॉल्स? कैन आई मेक इट फॉल्स? सी, मुझे दोनों को फॉल्स करने की जरूरत नहीं। एनी वन आई नीड टू मेक फॉल्स। कंजंक्शन है ना, एक को फॉल्स कर दिया तो बस है। इफ आई मेक इट फॉल्स, यस यस, नेगेशन पी फॉल्स मींस पी को ट्रू करो, ये फॉल्स बनेगा। ये कुछ भी होने दो, हमें कुछ दिक्कत नहीं, ये तो फॉल्स बन जाएगा। आपको ट्रू इंप्लाइज फॉल्स मिला है, यानी ये फॉल्स बनेगा। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब क्या है? ये टॉटोलॉजी नहीं, ये टॉटोलॉजी नहीं, ये टॉटोलॉजी नहीं। ये होता है आपका मेथड। देखो इधर क्या है ना, फॉल्स फिक्स करके ट्रू करने की कोशिश। इधर भी वो कर सकते हैं, बट ज्यादा एक्स्ट्रा फिक्स करना पड़ेगा। एक फिक्स करने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा। इससे बेहतर, क्योंकि इधर कम वेरिएबल से इसे फिक्स करेंगे ट्रू, इसे फॉल्स बनाने की कोशिश, और इधर कोशिश में हम कामयाब। डन। सो इसका मतलब ये टॉटोलॉजी हरगिज नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड? इसमें कौन से वैलिड नहीं है? सी, आगे हम क्या होता है, रूल्स ऑफ इन्फरेंस देखेंगे। तो कुछ रूल्स अगर आपको पता है तो उस रूल से आप ये प्रॉब्लम्स वेरीफाई कर सकते हैं। दैट इज वन मेथड। बट क्या है ना, रूल्स कितना याद रख सकते हो? सो इसलिए इसे प्रॉब्लम की तरह सॉल्व कर दिए तो बेहतर है। सो हम इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। P implies QRR implies P and Q implies R. सो इधर क्या है ना, ये में P implies QRR, थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ गया, उसका प्लेस नहीं मिलेगा मुझे। सो P implies QRR। नहीं तो एक काम करेंगे, इसका 2 स्लाइड्स ले लेंगे प्लीज। इसको कॉपी कर लेंगे, हमारे पास बहुत पेजेस है। P implies QRR implies P and Q implies R। इसमें 3 वेरिएबल्स है, P, Q, R। सो फिक्स कर लेंगे इसे फॉल्स। फॉल्स, एक फॉल्स कब होगा सर? फिक्स करना है,
क्योंकि ये इंप्लीकेशन है, फॉल्स होने के लिए ये फॉल्स होना है और ये ट्रू होना है। देखो पी एंड क्यू है ना, पी एंड क्यू ट्रू कब बनेगा, ये ट्रू बनना है, ट्रू मीन्स दोनों ट्रू होना चाहिए। सो इसको अगर आप फॉल्स फिक्स करना है तो पी ट्रू फिक्स है, क्यू ट्रू फिक्स है, आर फॉल्स फिक्स है। उस समय पे इसकी हालत क्या हो, कैन आई मेक इट ट्रू, इसको ट्रू बना सकता हूं, चेक कर लेंगे। पी ट्रू है, ट्रू इंप्लाइज ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स क्या होता है, ट्रू होता है, यानी इसको मैं ट्रू बना सकता हूं। यानी ये ट्रू इंप्लाइज फॉल्स पॉसिबल है, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स पॉसिबल है। सो नॉट टॉटोलॉजी, ये टॉटोलॉजी नहीं बनेगा, नॉट टॉटोलॉजी। ये टॉटोलॉजी नहीं बनेगा। नेक्स्ट वन, व्हाट अबाउट दिस, P and P implies QRR and Q implies R. Implies R. क्या वेरिएबल्स है इसमें, P, Q, R वेरिएबल्स है। क्या करेंगे, चलो आराम से पहले इसे फिक्स कर लेंगे फॉल्स, तो इससे आर का वैल्यू और आर का जो ट्रूथ वैल्यू है वो फिक्स हो गया है। अभी मुझे इसे ट्रू बनाना है, लेफ्ट साइड पार्ट को ट्रू बनाना है। ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन का मतलब ये ट्रू बनेगा जब ये ट्रू, ये ट्रू और ये ट्रू। सो मुझे तीनों को ट्रू बनाना है तभी ये ट्रू बनेगा। सो एक एक करके ट्रू बनाते रहूंगा। इसको ट्रू बना सकता हूं या ट्रू बना सकते हो, पी को ट्रू बनाओ ये बन जाएगा। सो पी भी फिक्स हो गया इससे। अभी ये थोड़ा बड़ा है, इधर फिक्स कर लेंगे। इसको ट्रू बनाना है, आर ऑलरेडी फॉल्स है, आर ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। क्यू क्या करे तो ट्रू होगा, क्यू फॉल्स लिए तो तब ये ट्रू होगा। सो क्यू भी फिक्स हो गया है। सो मुझे ये दोनों ट्रू करने के लिए ये फिक्स करना पड़ा। सो सब वेरिएबल्स फिक्स हो गया है। इस हालत में ये ट्रू होगा या नहीं चेक करेंगे। पी ट्रू है और क्यू और आर ये दोनों फॉल्स है। ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, कभी ट्रू हो सकता है नहीं, ये नहीं होगा। यानी ये दोनों ट्रू है मगर ये ट्रू नहीं हो पाया था, सो ये ट्रू नहीं हो पाएगा। यानी आपको ट्रू इंप्लाइज फॉल्स वाला सिचुएशन नहीं मिलेगा, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स वाला सिचुएशन नहीं मिलेगा। देयरफॉर ये जो है टॉटोलॉजी, क्योंकि ट्रू इंप्लाइज फॉल्स नहीं मिले तो टॉटोलॉजी है, ये बने आपका टॉटोलॉजी। समझ में आया है? ये आइडिया है माय डियर फ्रेंड्स। इसका भी 2 कॉपीज बनाएंगे। अब इसका क्या होगा, सी ऑप्शन देखेंगे। सी पता है ना, सी चेक कर। ओके, इट्स नॉट लाइक करेक्ट बोल के ये चेक कर रहा हूं, सी। सो इधर क्या है ना, P implies Q and R implies S and P or R implies Q or S. कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इधर P है, Q है, R है, S है, 4 वेरिएबल्स। यानी यदि ये प्रॉब्लम को आप रेगुलर फुल ट्रूथ टेबल मेथड से करेंगे तो 2 पावर 4 16 लाइंस ऑफ ट्रूथ टेबल अप्लाई करना पड़ेगा। कितने लाइंस लगाना पड़ेगा सर? 16 लाइंस लगाना पड़ेगा यदि आप रेगुलर मेथड में सॉल्व करोगे। यदि आप रेगुलर मेथड में सॉल्व करेंगे तो आपको 16 लाइंस की जरूरत होता है। हम क्या करेंगे, ये वाला टेक्निक से इसे सॉल्व करेंगे क्विकली। पहले इसे फिक्स कर लो। ये फॉल्स कब बनेगा? डिसजंक्शन फॉल्स का मतलब दोनों फॉल्स होना चाहिए।
यानी मेरा Q फिक्स हो गया है, मेरा S फिक्स हो गया है। हुआ कि नहीं? बढ़िया, फिक्स हो गया है। अभी क्या है, इस हालत में मुझे इसे ट्रू बनाना है, मुझे इस हालत में इसे ट्रू बनाना है। देखो ये कंजंक्शन है, ये ट्रू बनाना है तो कंजंक्शन में हर एक पार्ट ट्रू बनना है। सो ये ट्रू बनना है, ये भी ट्रू बनना है, ये भी ट्रू बनना है। एक एक करके ट्रू बनाते जाएंगे, इससे ये वेरिएबल्स फिक्स होते जाएंगे। मेरा Q जो है ऑलरेडी फॉल्स है, सो मुझे ये ट्रू चाहिए, तो P ट्रू नहीं हो सकता है। P डेफिनेटली फॉल्स हुआ तो तभी ये ट्रू होगा। सो P भी फिक्स हो गया है, मेरा P भी फिक्स हो गया है। समझ पा रहे हो? अब नेक्स्ट इधर जाऊंगा, मुझे इसमें S ऑलरेडी फिक्स हो गया है। मुझे ये ट्रू बनाने के लिए R को फॉल्स लेना पड़ेगा, क्योंकि R ट्रू हो गया तो ये फॉल्स हो जाएगा। सो इसे ट्रू बनाने के लिए मेरा सैक्रिफाइस क्या है, R को मैं फॉल्स फिक्स कर देता हूं। अब क्या है, सब वेरिएबल्स फिक्स हो गया है, क्योंकि हमारा मकसद पूरे होने के लिए मुझे वो करना पड़ेगा। अब इधर एक बचा है, इसको भी ट्रू बना सकता हूं, देखता हूं। P जो है फॉल्स है, R जो है फॉल्स है, ये दोनों फॉल्स है तो ये ट्रू नहीं बनेगा, यानी ये ट्रू नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या है सर, आपको जो ट्रू इंप्लाइज फॉल्स वाला सिचुएशन है, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स वाला सिचुएशन है, कभी पूरी नहीं होगा। क्या मतलब? ट्रू इंप्लाइज फॉल्स नॉट पॉसिबल, क्या मतलब? व्हाट इज द मतलब? द मतलब इज ये कभी फॉल्स नहीं होगा। सो ये बनेगा टोटोलॉजी, ये बनेगा टोटोलॉजी। नेक्स्ट डी बच गया है, उसको भी देखेंगे। P implies Q implies R and P and Q implies R। सो वेरिएबल्स कौन से इन्वॉल्व है इधर सर? P, Q, R, ये वेरिएबल्स इन्वॉल्व है। सो हम एक एक करके फिक्स करते जाएंगे। सेम स्टोरी है, इसे फिक्स कर लो फॉल्स, तो इसे आपका R जो है फॉल्स फिक्स हो गया है, R जो है फॉल्स फिक्स हो गया है। अब क्या करना है, इसे ट्रू बनाने की कोशिश। बट इसमें क्या है, ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, इन दोनों का कंजंक्शन है। ट्रू बनने के लिए ये दोनों ट्रू बनाना है, ये दोनों ट्रू बनाना है। अब ये छोटा है, पहले इसको फिक्स कर। देखो कोई भी आपको इसको भी फिक्स करना है, इसको भी फिक्स करना है, क्योंकि इसको भी ट्रू बनाना है, इसको भी ट्रू बनाना है। या तो आप इधर से करो या इधर से करो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। अभी मुझे ये ट्रू बनने के लिए कंजंक्शन है इधर, ये कंजंक्शन है इधर। सो आप इन दोनों को ट्रू बनाना है, तभी ये ट्रू बनेगा। यानी P आपका ट्रू बनना है, Q ट्रू बनेगा, तभी ये ट्रू बनेगा। अभी ये सब, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है। अब ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, ये फॉल्स बनेगा, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, ये फॉल्स बनेगा। इसका मतलब क्या है, ये ट्रू नहीं बनेगा, यानी ये भी ट्रू नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या है सर, ये आपका बनेगा टोटोलॉजी। ये आपका बनेगा टोटोलॉजी। देखिए ये मेथड मैं ऑलमोस्ट 20 ईयर से यूज कर रहा हूं। ओके, शायद आपको लगता होगा ये कोई बुक में तो नहीं है, मैं पहले से यूज कर रहा हूं। अभी बहुत सारे फैकल्टी ये मेथड यूज कर रहा होगा और आप समझते होंगे मैं किसी से चुरा लिया बोल के। ओके,
बस जो ये यूज कर रहा है उसका एक्सपीरियंस देखो, क्योंकि ये कोई बुक में नहीं रहता है, इट इज नॉट मेंशन्ड। मैं इसका बता दिया था ऑलरेडी आइडिया। ये अब्राहम कंडेल जॉय मार्ट बुक में एक स्टेटमेंट होता है, उससे इंस्पायर्ड होके ये मेथड बना दिया गया है। ओके, सो इस मेथड में उस बुक से इंस्पायर्ड है। सो वो स्टेटमेंट होता है यूजिंग एब्रीवेटेड ट्रूथ टेबल मेथड, यानी पूरा ट्रूथ टेबल नहीं, उसका डेफिनेशन समझ के अप्लाई करें तो ये आता है। ओके, मैं इसके अलावा कोई बुक में से ये नहीं देखा है, मैं खुद बनाया था। ऑल दी प्रॉब्लम्स मैं अपने आप किया हूं। ओके, सो बहुत सारे लोग को क्या होता है, उधर से लेके आए, ये कहीं लेके नहीं आता हूं। देखो, मैं किसी और से प्रॉब्लम, शायद प्रॉब्लम्स अच्छे प्रॉब्लम्स है तो शायद आई कैन कलेक्ट प्रॉब्लम्स फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेस, बट जो मेथडोलॉजी होता है, सो दैट वी हैव टू क्रिएट आवर ओन मेथडोलॉजी, अपने आप उसको डेवलप करना है। मैं यही तरीका नहीं, इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूं, यूजिंग रूल्स मेथड सॉल्व कर सकता हूं, रिजोल्यूशन रिफ्यूटेशन से भी सॉल्व कर सकता हूं, इसको ट्री मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूं। इतने सारे टेक्निक है। फिर इसमें एक ज्यादा जोर क्यों देता हूं, क्योंकि ये जो है ना, सब बच्चे अप्लाई कर सकते हैं इजीली। ओके, और सब ये बहुत ही लाइक करते हैं ये मेथड, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको ज्यादा सोचने की नहीं, बेसिक डेफिनेशन से हो जाता है। सो जनरली पीपल, स्टूडेंट्स ये मेथड को बहुत प्रेफर करते हैं। ओके, सो ऑल द मेथड्स, बहुत सारे मेथड से मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं, बट मैं ये मेथड ज्यादा जोर इसलिए देता हूं क्योंकि इवन वेरी वेरी बेसिक एवरेज स्टूडेंट कैन हैंडल दिस। मेरा रेगुलर क्लासेस जो पेड क्लासेस है और जो फुल लेंथ कोर्स पढ़ाता हूं, मैं उधर बहुत सारे टेक्निक सिखाता हूं। नाउ कुछ लोग पूछते हैं, सर आप इधर ही पूरा कोर्स लेके आ जाओ। यार, जितना हो सके उतना लेके आ सकता हूं। ओके, आपको लॉजिक समझ में आया है, रूल समझ में आया है, आपको वो अप्लाई करना है। ओके, सी आप पूरा कोर्स क्यों नहीं लेके आते हैं? सी, जितना पॉसिबिलिटी है, ओके, जितना रिस्ट्रिक्शंस है, उसके हिसाब से हम जितना लेके आ सकते हैं आपके लिए वो लेके आते हैं। अगर आप मेरा कोर्सेस देखेंगे या जो सॉल्विंग सेशंस, बार्क और पीवाईक्यू सेशंस या एमएसक्यू सेशंस, एमईक्यू सेशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशंस, ओके, या मैराथन सेशंस, उसमें मैं पूरा कहीं ना कहीं रिपीट होता है कॉन्सेप्ट्स, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक भी बताते रहता हूँ। ओके, सी ये आपको ना, बहुत सारे लोग सेम कॉन्सेप्ट को डिफरेंट वेज में पढ़ाते होंगे, आपको सोचना है कहां से कॉन्सेप्ट लेके हम सिंपल वे से अप्लाई करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, वो देखना होगा। समझ में आया है ये आइडिया? सो इसमें ये तीनों टोटोलॉजी है नॉट। सो क्या पूछ रहा था? नॉट वैलिड। सी, वैलिड का मतलब टोटोलॉजी, सो नॉट वैलिड का मतलब नॉट टोटोलॉजी। नाउ एग्जाम में ये पूरा 4 नहीं सॉल्व करेंगे, ये नॉट टोटोलॉजी आ गए तो यही आंसर है, आप इधर ही रुक जाएंगे, क्योंकि एमसीक्यू है ना, मल्टीपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसको चॉइस बोले तो सिंगल चॉइस है। सो एक आंसर आ गया तो वही रुक जाते हैं, यू डोंट हैव टू गो फर्दर। बट इधर क्या है ना, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, इसलिए पूरे एक एक करके आपको क्लियरली बता चुका हूं। एक्चुअली क्या है ना, ओके, ये जो है मैं जस्ट आइडिया देके छोड़ देता हूं, क्योंकि वो आइडिया भी आप समझ गए तो ये एटलीस्ट आउटलाइन पूरा आपको ये जो कोर्स है ना ये कंप्लीट रहता है। देखो, ये जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उसका फॉर्म जो होता है ऐसा होता है, P1 एंड, P2 एंड, P3 एंड, so on, Pn implies Q। ऐसी जनरल फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। आर्ग्यूमेंट जनरली आप जानते हो ना, फॉर एग्जांपल अगर आपके दोस्त के ऊपर गुस्सा आ गया तो क्या बोलेंगे? आपने ये गलती किया है, ये गलती किया है, ये गलती किया है।
सो फिर आप बोलेंगे देयरफॉर यू आर एन इडियट। वही ना, इवन आप मूवीज में भी देखते हैं जजमेंट कैसा होता है, बेस्ड ऑन द एविडेंसेस कंक्लूजन। सो ये सब रीजन से हम कुछ कंक्लूजन करते हैं। अब इस आर्गुमेंट वैलिड कब होगा? दिस इज वैलिड इफ इट इज टॉटोलॉजी। सो जो भी लॉजिकल, जो भी इंप्लीकेशन टॉटोलॉजी बनता है उसे हम लॉजिकल इंप्लीकेशन बोलते हैं, और ऐसे आर्गुमेंट भी इंप्लीकेशन फॉर्म में होते हैं। सो आर्गुमेंट वैलिड कब होता है? जब वो लॉजिकल इंप्लीकेशन होता है। सो हम जो लॉजिकल इंप्लीकेशन पढ़ते हैं वही है हमारा रूल्स ऑफ इन्फरेंस। बट ऐसा रूल्स इतने सारे को रख दिए तो आपको ओके मेनी लैक्स क्रोर्स ऑफ रूल्स बन जाएंगे। सो दे आइडेंटिफाइड सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इन्फरेंस। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, जैसे कि कंजंक्शन, एक रूल है कंजंक्शन। ये कंजंक्शन रूल क्या होता है? पी क्यू देयरफॉर पी, सॉरी पी क्यू देयरफॉर पी एंड क्यू, ये रूल है। सो इसका मीनिंग क्या होता है ना, पी एंड क्यू इंप्लाइज पी एंड क्यू। एक्चुअली इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, पी एंड क्यू इंप्लाइज पी एंड क्यू, ये कंजंक्शन रूल होता है। देन वी हैव एडिशन रूल होता है। क्या होता है एडिशन रूल? यानी ये टॉटोलॉजी है, पी देयरफॉर पी आर क्यू है, ये एडिशन रूल होता है। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा स्लाइड्स लेऊंगा। ऐसे ही होता है। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन रूल। सिंप्लीफिकेशन रूल जो होता है क्या होता है? P एंड Q देयरफॉर P, P एंड Q से हम P को कंक्लूड कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट रूल होता है मॉडस पोनेंस होता है, मॉडस पोनेंस। ये रूल क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। मॉडस पोनेंस जो है सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है। ये क्या बोलता है? P इंप्लाइज Q, P देयरफॉर Q होता है। सो अगर आपके पास ये स्टेटमेंट है और ये प्रीमाइज है, ये दूसरा प्रीमाइज है, इन दोनों से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं। फिर आपके पास मॉडस टॉलेंस है। ये मॉडस टॉलेंस क्या होता है सर? P इंप्लाइज Q, अगर ये नेगेट हुआ तो इसका नेगेशन आंसर, ये मॉडस टॉलेंस होते हैं। फिर वो होते हैं हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म क्या बोलता है? P इंप्लाइज Q, Q इंप्लाइज R, देयरफॉर P इंप्लाइज R बोलता है। ये होता है हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। देखो इस रूल से भी हम वेरीफाई कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग ट्रूथ टेबल्स। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दिया था मैंने इधर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर वैलिड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर वैलिड। चलिए मैं इसको इधर लेके जाता हूं, सॉल्व करने के लिए इजी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर वैलिड, ये है क्वेश्चन। देखो आर्ग्यूमेंट देखो, इफ यू नो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स देन यू नो अल्गोरिथम्स। फर्स्ट स्टेटमेंट S1 देखो, सॉरी फर्स्ट स्टेटमेंट S1 देखो, इसमें क्या देख रहा था? इफ यू नो डिस्क्रीट मैथ्स देन यू नो अल्गोरिथम्स। ये कहना यू नो डिस्क्रीट मैथ्स यू नो अल्गोरिथम्स, ऐसा है। सो हम इसको पहचान सकते हैं, यू नो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, सो इसको हम D बोल सकते हैं, यू नो डिस्क्रीट मैथ्स। ये प्रपोजिशन क्या बोलते हैं? यू नो अल्गोरिथम्स।
सो इधर एक प्रपोजिशन है, इफ यू नो डिस्क्रीट मैथ्स यू नो एल्गोरिथम, इसमें ये वाला पार्ट यू नो डिस्क्रीट मैथ्स यू नो एल्गोरिथम्स, इसमें यू नो एल्गोरिथम फिर से रिपीटेड है, देन यू आर क्लेवर, इसमें और एक प्रपोजिशन है क्लेवर, सी लिखेंगे इसको, सी इज क्लेवर, यू आर क्लेवर और यू आर क्लेवर, समझ गए तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं, यू आर क्लेवर, यू आर क्लेवर, ओके, ये दिया था। सो इस स्टेटमेंट को यूजिंग ये प्रोपोजिशन कैसे लिख सकते हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? S1 लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, S1 क्या है सर? इफ यू नो डिस्क्रीट मैथ्स देन यू नो algorithms, if you know discrete maths then you know algorithms. If you know algorithm then you are clever, if you know algorithm then you are clever. Hence if you are clever then you know discrete maths, if you are clever then you know discrete maths, ये दिया था। सी आपको मैंने एक रूल दिया था, उसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, ये रूल जो है हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म या सिंपली ट्रांजिटिव रूल बोलते हैं। ये रूल क्या बोलता है? P इंप्लाइज Q है और Q इंप्लाइज R है तो फिर P इंप्लाइज R होता है, ये रूल होता है। P इंप्लाइज Q, Q इंप्लाइज R है तो फिर P इंप्लाइज R होता है। देखो P से Q, Q से R, फिर P से R, बट इधर क्या हो रहा है? देखो D से ये से C, D से C करेक्ट है, मगर ये D C से D जा रहा है, सो ये रूल P से R बोलता है, बट ये इधर क्या हो रहा है? आप पीछे जा रहे हो, ये गलत है, रिवर्स लिखना गलत है। सो ये लगता है वो बट वो नहीं है, ऐसी वालों को हम फैलेसिस बोलते हैं, जो लगता है बट वो नहीं है ना, उसको फैलेसिस बोलते हैं। सो इसके वजह से ये नॉट वैलिड है, ये नॉट वैलिड है। सपोज आपको इसमें डाउट है, यार ये होगा, करेक्ट हो सकता है, आप क्या करना है, ये जो पहले जो दिया था फर्स्ट स्टेटमेंट D इंप्लाइज ए, एंड सेकंड स्टेटमेंट दो दिया था A इंप्लाइज C, ये जो है ना गिवन है, ये कंक्लूजन है, इंप्लाइज C इंप्लाइज D। देखो ऐसा लिख के ये टोटोलॉजी होता है या नहीं चेक कर सकते हो यूजिंग आवर प्रोसीजर। हमारा प्रोसीजर है ना DAC, ये वाला प्रोसीजर से यूज करके भी चेक कर सकते हैं। आपको ऐसा डाउट आ गया तो देखो वो रूल है, ये वो रूल फॉलो नहीं करता है, क्योंकि D इंप्लाइज C है तो करेक्ट है, मगर C इंप्लाइज D तो ऐसा कोई रूल नहीं है। सो आपको डाउट है तो आप वेरीफाई कर सकते हो यूजिंग ये वाला। वही बोलता हूं, कोई भी प्रॉब्लम है ना, ये ट्रूथ टेबल मेथड से सॉल्व होता है, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देता हूं, जोर देता हूं। सो इधर फिक्स करेंगे फॉल्स, इसे फिक्स करेंगे फॉल्स, फॉल्स यानी C इंप्लाइज D है, C D है ना, C इंप्लाइज D फॉल्स बोले तो C ट्रू होना चाहिए, D फॉल्स होना, ये दोनों फिक्स हो गया है। अभी इस हालत में मुझे इसे ट्रू बनाना है तो ये भी ट्रू होना है, ये भी ट्रू होना है। ऑलरेडी D फॉल्स हो गए तो ये हमेशा, क्योंकि फॉल्स इंप्लाइंग एनीथिंग ट्रू है, इधर कुछ भी रखो कोई दिक्कत नहीं, और इधर C ऑलरेडी ट्रू है, सो ये ट्रू है तो एनीथिंग इंप्लाइंग ट्रू तो हमेशा ट्रू होता है, ये कुछ भी रखो कोई दिक्कत नहीं, सो ट्रू इंप्लाइज फॉल्स हो जाएगा, यानी ये फॉल्स बनेगा। इसका मतलब है ये टोटोलॉजी नहीं है, टोटोलॉजी नहीं तो वैलिड नहीं, टोटोलॉजी नहीं तो वैलिड नहीं, नॉट वैलिड। सो वही बताया था। सो आप रूल ठीक से सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, वो फैलेसी आइडेंटिफाई करके बोल सकते हैं, नहीं तो ट्रूथ टेबल लगा के भी चेक कर सकते हैं। सो ये वैलिड नहीं। अभी दूसरा क्या है वो दिखता हूं, ये इधर लेके आ जाता हूं। सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे, आइदर आई एम लकी और क्लेवर। सो इसमें टू प्रपोजिशंस हैं, आई एम लकी और आई एम क्लेवर। आई एम लकी, आई एम क्लेवर। सेकंड स्टेटमेंट वही है, आई लकी क्लेवर, इसी को यूज करके बोल रहा है। सो ये S2 जो बोलता है आइदर आई एम लकी और क्लेवर, यानी लकी या क्लेवर फर्स्ट स्टेटमेंट है, आई एम नॉट लकी सेकंड स्टेटमेंट है,
आई एम नॉट लकी सेकंड स्टेटमेंट है, देयरफॉर आई एम क्लेवर, देयरफॉर आई एम क्लेवर। ये वैलिड है या इनवैलिड है आपको चेक करना है। लकी और क्लेवर, नेगेशन एल, देयरफॉर सी। देखो आपको लॉ ऑफ इंप्लीकेशन पता है, लॉ ऑफ इंप्लीकेशन से, ये इंप्लीकेशन बोलते हो, ये इंप्लीकेशन समझते हैं। देखो इससे आप क्या पहचान सकते हो, एल और सी को कैसे लिख सकते हो, नेगेशन एल इंप्लाइज सी लिख सकते हो बाय लॉ ऑफ इंप्लीकेशन। सो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, और इधर नेगेशन एल दिया हुआ है, ये भी गिवन है। अभी इन दोनों का मॉडस पोनेंस, मैंने बताया था वन इंपॉर्टेंट रूल, मॉडस पोनेंस। ये रूल है मॉडस पोनेंस। ये क्या बोलता है, P इंप्लाइज Q, P, ये दोनों कट होके आपको Q मिल जाता है। सेम इधर भी वही है, ये दोनों कट हो जाके C मिलता है, विच इज कंक्लूजन। सो ये वैलिड है, सो ये वैलिड है। सो S1 नहीं, ओनली S2। सो इस पर्टिकुलर टॉपिक का बेसिक एजेंडा क्या है, ऐसे आर्गुमेंट को देखो, मेन एम ऑफ लॉजिक जो है ना यही है। ऐसे आर्गुमेंट दिए तो आपको पहचानना है वेदर इट इज वैलिड और नॉट, एंड इसके लिए हम रूल्स बनाते हैं। ये रूल्स जो है बनाया गया है, यूजिंग द रूल्स हम वैलिडिटी ऑफ द आर्गुमेंट्स वेरीफाई कर सकते हैं। बट ये रूल्स बनाते समय पे जो आपको इक्विवेलेंसेस मिला है स्टार्टिंग में, ये सब कहां पे यूज हुआ है, बूलियन अलजेब्रा में यूज हुआ कि नहीं, एंड दैट फॉर्म्स योर एंटायर डिजिटल सर्किट डिजाइन। सो ये हुआ है लॉजिक के साथ। ओके, सो ये है आपका लॉजिक पार्ट सर। ऑफ कोर्स ये पूरा रूल्स करना है तो सी देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेरिएशन। अभी क्या है ना, आउटलाइन कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझाया था मैंने इस शॉर्ट कोर्स में, पूरा कॉन्सेप्ट्स का आउटलाइन बता दिया था, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होता है, और कुछ वेरिएशंस भी होते हैं। बट अगर आप समझ गए तो इससे भी मैक्सिमम क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एंड ये प्रोपोर्शनल लॉजिक के ऊपर डिपेंडेंसी होता है प्रेडिकेट सीखना है तो प्रोपोर्शनल लॉजिक आना है। विदाउट प्रोपोर्शनल लॉजिक प्रेडिकेट लॉजिक बिल्कुल नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट है। सो इसमें आपको कितना मार्क्स आ सकता है गेट में सर, लगभग 2 से 3 मार्क्स का टॉपिक है ये 2 से 3 मार्क्स का टॉपिक है। देखिए मैंने आपको एक स्टडी प्लान बताया था, ओके, स्ट्रैटेजी यानी कौन से टॉपिक्स होते हैं, कौन से टॉपिक में कितने मार्क्स होता है, उसमें देख लीजिएगा। सो इस शॉर्ट कोर्स में कुछ टॉपिक्स लेके आ रहा हूं, आगे भी ऐसे ही कुछ कोर्सेस लेके आते रहूंगा। ओके, मिलते रहेंगे। ओके, ऐसा नहीं ये आज कंप्लीट है तो हो गया, ऐसा नहीं है, इट विल बी कंटिन्यूड। ओके, सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।